वो आंखों से बोलती है और उसके लफ्जों में जान होती है। तेरी निगाहों का सलाम कबूल करे, मेरी निगाहों में वो नफासत नहीं, तुझसे मिला लूं नजर तो मगर मेरे दिल की शायद आदत नहीं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से कि बड़ी हसरत से वो तकती है। कैसी दुनिया बनाते हैं गुलजार साहब या जावेद साहब? उनकी दुनिया में जब आप घुसते हैं एक मुख्तलिफ अलग दुनिया है। एंड जावेद साहब ऑफ कोर्स, ओह माय गॉड। कभी कुछ ऐसा है जो आप अकेलेपन में अपने लिए कह लेते हो, सुन लेते हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर जरा कम निकले। मुझे कई बार लगता है कि आपको अमृता प्रीतम की बायोपिक पे काम करना चाहिए। अमृता की जिंदगी में दो मर्द थे, एक जिनसे अलग हुई, एक जिनसे शादी हुई। तो कौन सा रिश्ता ज्यादा महान था? इमरोज साहब के साथ क्या इश्क था वो। मैं तेनू फेर मिलांगी कि थे किस तरह इस पर इमरोज साहब। शायद एक ख्याल बन के तेरे मन में उतरांगी। आपको सलमान खान पे क्रश था, फरहान अख्तर पे क्रश था। कभी आपने पूछा कि भाई जिस पे मेरा क्रश है उसको मेरा भाई बनाना जरूरी है? हाँ। और मुझे डांट पड़ी कि सुनो तुम एक्टर हो। सलमान क्यों पसंद थे? खूबसूरत थे। अरे क्या बात कर रहे हैं। इवन यूज्ड टू टोटली अडोर शाहरुख। तभी तो सीढ़ियों पर टकरा जाते हैं। कुछ कुछ होता है शाहरुख, तुम नहीं समझो। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। बैकग्राउंड स्कोर क्या चल रहा था? वो एक टिंग 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 टिंग। बागबान हर घर में देखी गई है और बच्चों को बचपन में बहुत डांट पड़ी। पहले बागबान में जो चीजें हमें गलत लग रही थी। डैड, आधी रात को आप क्या कर रहे हैं? डैड, इस उम्र में नींद कम ही आती है। इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। कम से कम रीना का तो सोचिए। आजकल कई लोगों को सही लगती है। किसी ने मजाक किया और वो बात आगे बढ़ गई, लेकिन बेसिक जो हमारा है, जैसे आपने शुरुआत की कल्चर की, वो वही रहेगा। कसूर में जब आपने रिकॉर्डिंग की, और मैं सिमरन भार्गव, आपको लगता है कि वो आवाज को उतना ड्यू नहीं मिला उस दौर में, जो शायद बाद में लोगों को पता लगी? क्योंकि मैं बहुत टाइम तक माना था लीजा रे की आवाज है। अब मुझे ये नहीं पता था कि उस फिल्म में मुझे गेस्ट अपीयरेंस भी करने को कहा जाएगा। हाँ। और वो गेस्ट अपीयरेंस में आवाज किसी और की, और वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मैरिटल रेप पत्नी कैसे मना कर सकती है? I said no. शादी लाइसेंस नहीं है। अब ये आपकी हुई जब आप बोलते हैं तो वो लगता है कि मेरी हुई तो मैं जो मर्जी करूं। अगर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा? क्योंकि अगर एक इंसान उससे बिल्कुल मना कर रहा है और वो इंसान कहीं बाहर निकल रहा है तो वो चीटिंग कहलाएगा, वो भी गलत है। सही क्या है? समाज में जो स्ट्रॉन्ग वुमेन या सफल सक्सेसफुल वुमेन होती है, मर्द डरते हैं उनसे? ऑफ कोर्स, मेरे से तो वो डरते हैं। पर अधिकतर स्ट्रॉन्ग वुमेन में एक कहानी दिखाई पड़ती है कि अधिकतर की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई। आप क्यों अकेले हो फिर? मैं अकेली नहीं, बहुत फर्क है। तो ये डर आता नहीं कभी कि एक उम्र में शायद आप अकेले रह जाओ? जितने लोग शादीशुदा हैं, आपको लगता है कि उनको कंपनी मिल जाएगी? बहुत सारे प्रपोजल्स आए, कभी कोई लगा नहीं कि यार इस पे रुक जाते हैं? नहीं। कभी नहीं लगा? कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं पर अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते। कुछ अच्छे प्रेमी हो सकते हैं बट अच्छे पति नहीं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक मोड़ पर लाद कर छोड़ देना ही अच्छा। इरफान खान में सबसे अच्छा आपको क्या लगता था? आंखें। वो जब देखती थी ना, आपको लगता था कि वो आपकी आंखों से निकलकर अंदर सोल में चली गई है। आपका एक सीन था, किस सीन? शायद वो नर्वस हो गए थे। सच्ची किस करने से घबरा रहे थे? दिव्या दत्ता को किस करने से घबरा रहे थे? नहीं, मुझे अब ये कैसे इस सवाल का जवाब दूं? अपना लिखा कुछ आपका फेवरेट? चिड़िया बोली चल तुझे खुला आसमां दिखा, अपने छोटे से घरों दे के किस्से कहानियां सुना। अल्फाज के पांव नहीं होते फिर भी दूर तक निकल जाते हैं, कुछ चेहरे आंखों से दिल के बंद दरवाजे खोल जाते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो ऐसी कलाकार हैं जो बॉलीवुड की सुर्खियों में हमेशा नहीं रही, लेकिन जब जब वो पर्दे पर दिखी तो उस कहानी की वो आत्मा बन गई। लुधियाना की गलियों से लेकर नेशनल अवार्ड तक का सफर भी उनका किसी फिल्म के जैसा है। एक पंजाब की लड़की जिसने वहां की मिट्टी से निकलकर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी पहचान बनाई, जिसने कम उम्र में पिता खोया, जिसने मां से बहुत कुछ सीखा लेकिन जब सब कुछ पाया तो मां को भी खो दिया। उसने वो दौर देखा जब रातों रात उसे कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया, फिर वो दौर बनाया जब हर कोई उससे अपनी फिल्म में लेना चाहता है। यह कहानी उस जज्बे की है जिसमें हार ना मानने की जिद है। मेरी मेहमान दिव्या दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, और ये बहुत कमाल की बात है कि हम पहली बार मिले। और आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, शुक्रिया। मैंने एक शायरी और लिखी थी हालांकि आपके लिए, जो इरशाद। आपकी खूबसूरती को भी थोड़ा सा बयां कर सकती है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किससे शुरुआत करूं मैं, अरे क्या तो ये दूसरा वाला मैं आपको डेडिकेट कर देता हूं कि चेहरे के इस हुजूम में वो अपनी अलग पहचान रखती है। वो आंखों से बोलती है और उसके लफ्जों में जान होती है। क्या बात है। तेरी निगाहों का सलाम कबूल करे,
मेरी निगाहों में वो नफासत नहीं, तुझसे मिला लूं नज़र तो मगर मेरे दिल की शायद ये आदत नहीं। बहुत सुंदर लिखा, शुक्रिया। मैं कसूर फिल्म देख रहा था आज से कई साल पहले जी। और बड़ी खूबसूरत सी उसमें आवाज थी और वो फिल्म और उसे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सबको। बरसों बाद मुझे पता चला कि उसमें आवाज जो थी वो दिव्या जी की थी। जी। मैं बड़ा हैरान भी था। आपकी आवाज, आपकी अदायगी वैसे बहुत खूबसूरत है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपको सुनना और भी खूबसूरत लगता है। सो दिव्या दत्ता को अपना कौन सा रोल बहुत अच्छा लगता है? दिव्या दत्ता को अपना वो रोल अच्छा लगता है जहाँ उसे लगता है कि उसे अच्छी तरह से कुछ करने को मिला। मीट जिसे हम कहते हैं कि वो हर एक को अपना पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए होता है, इन द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर। वो जब मिलता है, उसकी लेंथ या ब्रेथ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसे अपने साथ घर लेकर जाएं उस रोल को और कहें यार वो जो था ना, वो वाला सीन, वो जो एक्टर थी ना, तो मज़ा आता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो अचीव किया, हो गया वो। तो काफ़ी सारी फिल्में जिनके लिए ये वाला प्यार मिला, चाहे वो वीर ज़ारा हो, चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, बदलापुर हो, स्टैनली का डब्बा हो, सो मेनी ऑफ देम। खूबसूरत। लेकिन वो जो पंजाब से लड़की निकली थी, ये कहते हैं कि जब हम छोटे शहरों से निकलते हैं और दिल्ली या बम्बई जैसे बड़े शहरों में आते हैं जहाँ पर बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं, रफ्तार तेज़ है, कई बार इंसान के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। जी। तो जब आप पंजाब से निकलकर दिल्ली बम्बई पहुंचे, दुनिया देखी, कोई कल्चरल शॉक था? और इतने अरसे बाद वो पंजाब वाली दिव्या बची है? आप सवाल अच्छे करते हैं। कल्चरल शॉक का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं गई थी तो मुझे एक वो हमारा जी कल्चर होता है, वो नॉर्थ का बहुत नमस्ते जी, हाँ। और वो सब भैया ज़रा कर दो, वो वहाँ नहीं चलता है। तो मुंबई जब आप जाते हैं तो जी जो है वो एक बहुत फॉर्मल वो हो जाता है। वन ऑन वन बातें करना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसे मैं बहुत सीनियर कहती हूँ, उन्हें नाम से बुलाना मुझे आज तक नहीं आया। वो मैं कोशिश करती हूँ, बट फिर वो हल्का सा जी मेरे अंदर ही निकल जाता है कि आपको सुनाई दे ना दे, मैंने अंदर जी बोल दिया है। सो ऑफ कोर्स वो रहा। इनफैक्ट जब दिल्ली चेक कर रही थी तो मुझसे तो गालियाँ बोली भी नहीं गई, क्योंकि वो जी कल्चर था कि गाली कैसे दूँ, कोई क्या सोचेगा, दिव्या ने गाली दे दी। वो तो आई थिंक आई गिव ऑल द क्रेडिट टू द डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे कहा कि भाई दिव्या को साइड कर, जलेबी को आने दे। वो हुआ। क्या बदला, आपको ये पता ही नहीं चलता आपके अंदर क्या क्या बदलता जाए। हर रोज़, हर लम्हा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव ले आता है, एंड यू डोंट रियलाइज़ इट। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस आता है जैसे जैसे आप काम करते हैं, जैसे जैसे लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं आपका काम, बजाय कि आप न्यू कमर हैं जहां अपनी पहचान बना रहे हैं। जब पहचान बन जाती है, एक्सपीरियंस आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, लिटरली यहाँ पर तो तो वो सब होता है। लेकिन एक चीज़ आई मस्ट से दैट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज़ कि जो मेरा इनहेरेंट सेल्फ है वो मैंने नहीं बदला, वो नहीं बदलेगा, ना मैं बदलने दूंगी। वो एक ज़िद ही, जैसे आपने मुझे कहा, वो ज़िद है कि जस्ट बिकॉज मैं कुछ काम कर रही हूँ डजंट मीन कि मुझे उसके लिए बदलना है। तो मेरे जो दोस्त हैं, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, जिनके साथ काम करती हूँ, जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, वो जानते हैं मेरी वो मस्ती साइड कौन सी है, एंड दे नो इट, एंड व्हाई शुड इट चेंज। तो ऑफ कोर्स ज़िंदगी अपने मसले फेंकती है आपकी तरफ, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम बदल जाएंगे। हम नहीं बदलेंगे, हम अपने हालात बदलने की कोशिश करेंगे, विच आई डू। मैंने नीना जी का पॉडकास्ट किया था तो बहुत अच्छा, आई रियली लव्ड इट। मुझसे उन्होंने एक बात कही कि एक उम्र लग गई वो करने के लिए जो मैं करने आई थी, जी, अब जाकर वो मिल रहा है जो मैं करना चाहती थी। वरना साइड में एक गाना दे दिया, साइड में एक रोल दे दिया, वो वैल्यू नहीं हुई, या हुई भी तो शायद हीरोइन कभी अनकंफर्टेबल तो कम करवा दिया गया। वो एक अलग तरह की दुनिया है जिसमें मैं उलझी रही कई सालों तक, शायद इसलिए भी कि मैं मुंहफट थी, मैं उतनी समझदार नहीं थी। अब मुझे समझ आ गया कि चुप रहना है, हर जगह रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा आप में भी था जिसका लगता है आपको कि कुछ खामियाजा भुगता या और ज्यादा काम हो सकता था, क्योंकि आपकी अदायगी, आपकी आवाज जहां भी दिखी, जैसे मैंने शुरू में कहा
कि जब जब आप दिखे तो आप उसकी जान बने रहे, लेकिन फिर भी एज अ फैन मुझे कई बार लगता है कि और बहुत काम होना चाहिए था। उसका मुझे लगता है कि एक सर्टन हमारे यहाँ कुछ ग्रुपिज़म्स भी होते हैं कि, और उसमें मुझे कोई गलत बात लगती नहीं है कि ठीक है, किसी का कोई दोस्त है, किसी का कोई दोस्त है, उसको प्रेफरेंस मिलती है, तो मिलती है, लेकिन जो मेरे हक का है वो आता है। एंड आई थिंक इवन आई हैव बीन अ लेट ब्लूमर, नॉट लाइक नीना जी, बट ऑफ कोर्स, लेकिन जो चीज़ें मैं 20 20s में थी तब करती, अब मैं 40s में कर रही हूँ। आई एम रोमांसिंग द हीरो, आई एम प्लेइंग द लीड, तो जो चीज़ें नीचे जाती हैं वो मेरे लिए ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो वो इसलिए होता है। और सब यू नो, आई हैव हैड वन ऑफ माई डायरेक्टर्स टेल मी कि आपको ना सब बहुत पसंद करते हैं, ऐसे थैंक यू, ही सेड, बट देयर कम्स अ रिस्पेक्ट विद इट। तो इसलिए सबको पता है कि इतना ही और नहीं, और इससे ज़्यादा बात करती या आने देती, तो देयर इज़ अ सर्टन क्या झिझक है, होती है लोगों को, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। बट जो मुझे जानते हैं उनके साथ, क्योंकि आप बहुत सीरियस नजर आते हो। अब उसका मैं क्या करूं कि मेरे रोल्स ऐसे हैं। जो मुझे पर्सनली नहीं जानते वो मुझे मेरे रोल्स के ज़रिए जानते हैं, तो मुझे कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं लोगों के साथ दोस्ती करने में, क्योंकि एक सर्टन घबराहट होती है हर सेट पर, उसे ठीक करना पड़ता है मुझे, और जोक करना पड़ता है, मस्ती करनी पड़ती है, एंड दैट्स नॉट एन एफर्ट, वो मैं हूँ, तो करने में कोई वो नहीं है, लेकिन है तो पर जो मेरे हिस्से का है वो मेरे पास आता है। किसी सेट पर कोई आपको लेकर एक पहले से पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित रहा हो, या कोई थॉट रहा हो जिसको आपको खुद सुनकर शॉक हो गया हो? कभी ऐसा हुआ किसी को लगा हो कि आप ऐसे हो, और आपको लगा भाई तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? तो सब बोलते हैं, मोस्टली एडीज आएंगे या कोई, और मैंने देखा कई बार लोग मुझसे बात ही नहीं करते, और मुझे लगता है कितना रूड इंसान है यार, बात ही नहीं कर रहा है। फिर अब मैंने जाके जाना है कि वो रूड नहीं है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं पहला लफ्ज़ क्या बोलूं, इधर बात क्या करूं तुम्हारे साथ। सो मेनी पीपल, अभी कितने सारे हैं जो आके बोलते हैं, यू नो मैम, व्हेन वी वर वाचिंग हैड अ ह्यूज क्रश, दिस फ्रेंड हैड अ ह्यूज क्रश। आई सेड यार मुझे बोल देते ना सीधे सीधे। तो बोले मैम, तो आई नो, एंड दैट देयर इज समथिंग, उसको मैंने कभी पिन पॉइंट कर नहीं पाई कि ये क्या था, लेकिन है, एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल, इट्स फाइन। जैसा मैंने कहा, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। कसूर में जब आपने रिकॉर्डिंग की जी, आपको लगता है कि वो जो लीजा रे, क्योंकि लीजा रे बहुत फेमस हो गई थी वहां से, आफ्ताब बहुत फेमस हो गए थे, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगती है अभी भी, आई डोंट नो व्हाई, बट उससे गाने शायद बहुत खूबसूरत थे, फिल्म की स्टोरी अच्छी थी, और एक कशिश आवाज़ में थी। आपको लगता है कि वो आवाज़ को उतना ड्यू नहीं मिला उस दौर में, जो शायद बाद में लोगों को पता लगी? क्योंकि मैं बहुत टाइम तक माना था लीजा रे की आवाज़ है। मुझे उस आवाज़ को वो वाला ड्यू देना भी नहीं था, क्योंकि वो मेरी आवाज़ है और मुझे खुद के लिए इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब आप नए होते हैं, आपको नहीं मालूम होता, आप यू ऑलवेज वांट टू प्लीज पीपल अराउंड यू, तो जो काम मिल जाए, जो पैसा मिल जाए, एग्जैक्टली आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और तो वो फिल्म मैंने की क्योंकि भट्ट्स ऑफ कोर्स, एंड आई मीन ऑफ कोर्स इट्स माय डिसीजन, मैं किसी और को नहीं कह रही, लेकिन आप गलतियां कर करके सीखते हैं। तो विक्रम भट्ट से आपने कहा नहीं कि विक्रम मैं भी हीरोइन, आई थिंक 24-25 रहे होगे आप, या और शायद कम? हाँ, तो आपने विक्रम भट्ट से कहा नहीं कि यार कसूर में अगर मेरी आवाज़ ले रहे हो तो हीरोइन भी ले लो मुझे? वो तो ऑलरेडी लीजा थी उसमें, बट ये था कि आफ्ताब के लिए आई थिंक खुद विक्रम जी ने आवाज़ डब दी थी। कर रहे थे, हाँ तो जी। मेरे लिए वही बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट था कि विक्रम डायरेक्टर इनकी डब कर रहे हैं तो मुझसे करवा रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि उस फिल्म में मुझे गेस्ट अपीयरेंस भी करने को कहा जाएगा, हाँ। और वो गेस्ट अपीयरेंस में आवाज़ किसी और की, और वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। आई डिडंट हैव द थिंग, आई मीन लाइक आई वुड रादर यूज़ माई वॉइस फॉर माई सेल्फ। तो उसके बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि अपने लिए, अपनी आवाज़ मेरे लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। उसमें कुछ लोग एक होता है कि अच्छा इसने उसके लिए किया तो चल हमारे लिए भी कर दे। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, और उसके बाद मैंने किसी के लिए और डबिंग नहीं की। ना करना आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता है, बट जब आप ना करते हैं तो लोगों को आपकी हाँ की चॉइस मालूम पड़ती है, फिर हाँ आते हैं। मेरा तो मंत्रा ये रहा है, मैं ना ही बोलती रहती हूँ और उसके बाद फिर वो हाँ मिलता है जो मुझे चाहिए होता है। बट जैसे शाहरुख ने कहा था, गुर्बत की बातें तब करो जब पेट भरा होता है। तो जब आप पंजाब से गए होगे तो आई एम श्योर इतने सारे पैसे लेके तो गए नहीं होगे। नहीं, वो कहते हैं ना, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं। तो जब आप किसी चीज़ को पैशन लेकर मानते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा पैशन है,
और इसे मैं दिल खुश करके करना चाहती हूँ, मेरा दिल खुश होना चाहिए। 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, लेकिन लोग, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सबको सबका पता होता है, एवरीवन नोज़, एंड एवरीवन नोज़ कि ये ना बोलती है काम के लिए क्योंकि इसे वो वाला काम चाहिए जो इसे करना है, एंड देन कम्स अ सर्टन रिस्पेक्ट विद इट। तो ठीक है, गुर्बत की बात नहीं है। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी माँ, जब मैं आई थी यहाँ पर, अपने अंकल के घर रुकी थी कुछ टाइम, फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि आई वॉन्ट टू हैव माई ओन प्लेस। शी गॉट मी अ हाउस, मुझे गाड़ी लेकर दी। एक महिला मेरे साथ रहीं जो मेरा ध्यान रखती थी। उन्होंने कहा कर, ऐश से कर, और कभी भी वापस आना है बता देना। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरी माँ ने मुझे वो चीज़ें दी कि मुझे हाँ अपना रोज़ जाकर कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी चॉइस थी। बट आप मजबूर नहीं थे? मैं मजबूर नहीं थी। तो मेरे पास 2 अगले टॉपिक हैं, दोनों क्योंकि आपने माँ का जिक्र कर दिया है जी और आपकी लाइफ में आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है जी आपकी कहानी खुद एक फिल्म जैसी है। तो मेरे पास 2 टॉपिक है, एक आपकी जो फिल्म है चिरैया, जी, जिसका सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक आपकी माँ का। इनमें पहले किस पर आप जिक्र करना चाहेंगे? जो आप चाहें, आप हमारे होस्ट हैं। चलिए फिर मैं चिरैया से शुरुआत करता हूँ। जी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा समाज बटा हुआ है कि पत्नी कैसे मना कर सकती है। मैं आपकी फिल्म का टीजर देख रहा था जिसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि संस्कृति के नाम पर, समाज के नाम पर, सभ्यता के नाम पर बड़े कायदे तरीके से हमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने देखा कोई ये शब्द बोलता नहीं है। नहीं, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा, वो आपके सम्मान, वही वाली बात कि आपको देखकर वो सम्मान थोड़ा सा अपने आप आता है जी। कि उस चुतिया पे फंसा दिया गया मैं। जी। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसको जब ऐसी कोई फिल्म आती है तो सबसे पहले जो मर्द समाज होता है वो मानता है कि ये फेमिनिस्ट औरतों ने बना दी है, उनकी एक अपनी दुनिया है, उनको अपना फ्लॉन्ट करना होता है, और मर्द समाज ऐसे सब्जेक्ट से कट जाता है। बिल्कुल, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। जी। तो सबसे पहले, क्या ये सब्जेक्ट कॉमन है? इसमें कैसे मर्दों को आप बताओगे कि ये तुम्हारे लिए भी है? और फिर इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई पत्नी कैसे मना कर सकती है? मतलब कर तो अपनी पत्नी के साथ ही रहा है। दैट्स राइट। यही एक जो कंडीशनिंग है हम सब की, उसी के लिए ये कहानी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कहानी लिखी भी एक आदमी ने है और निर्देशित भी एक आदमी ने की है, और बहुत सेंसिटिवली की है। तो अगर हम कहें, पहली बात जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा सोचते हैं लोग कि अरे फिर से हमारी मेल बैशिंग हो जाएगी। लेकिन एक किसी ने, अभी मैं कहीं गई थी तो वो कह रहे थे कि एक ज़रूर बोलना, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। जनरलाइज आप किसी को नहीं कर सकते, आप सिखा किसी को नहीं सकते कि सुनिए अब ना आपको ऐसे करना है, अब हमने ये शो बनाया है, अब ऐसा करिएगा, ठीक है? कोई नहीं सीखेगा। मेरी माँ भी मुझे कुछ सिखा रही होगी, मैं वही लूँगी जो मुझे सीखना है। मन जब आपका करता है, जब आप इम्पैक्टेड होते हैं, तभी आप कुछ सीखते हैं, तभी कुछ अपने जहन में बिठा लेते हैं उस बात को। तो ये शो जो है, अगर जब आप शो देखेंगे तो ये किसी को अच्छा या बुरा कह ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि एक हक क्या होता है, एक किसी से इजाज़त लेना क्या होता है। जब आप एक रिश्ता नया बना रहे हैं, शुरुआत है, नींव है उस रिश्ते की, तो उस रिश्ते को खूबसूरत बनाना, नर्चर करना, उसके लिए अपने पार्टनर की हामी लेना, रिस्पेक्ट देना उसको कि आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल। ये इतने ट्वीक्स अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लें तो वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। वो मेरी कहानी हो सकती है, वो किसी और की कहानी हो सकती है, हमारे आसपास के लोगों की कहानी हो सकती है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर रही है। तो जब आप देखेंगे उसमें इतने स्लाइसेस ऑफ लाइफ हैं, मज़ेदार सीन्स हैं बीच में, क्योंकि ये एक खुद भोली भाली महिला है। तो इसकी जो शुरुआत है वो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं, उसके हस्बैंड के साथ बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं। एंड देन व्हेन लाइफ चेंजेस, ऑफ कोर्स, फिर इस इशू को हम टैकल करते हैं। जैसे देश में लोकतंत्र है, ऐसे ही पति पत्नी के बीच बिस्तर में भी लोकतंत्र होना चाहिए। ये कंपैरिजन मुझे थोड़ा क्योंकि सब्जेक्ट वही घूम टहल के आ रहा था। आपने जो हैशटैग भी लगाया है वो भी यही आ रहा था, इसीलिए शादी लाइसेंस नहीं है। हाँ, क्या होता है ना कि उसी को मैं लोकतंत्र का नाम दे रहा हूँ कि अगर शादी लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, क्योंकि जो हम सीखते आए हैं हमेशा, एक कंडीशनिंग करके आए हैं कि अरे मतलब पति की, अब तो ये आपकी हैं, अब ये आपकी हुई, जब आप बोलते हैं तो वो लगता है कि मेरी हुई तो मैं जो मर्ज़ी करूं। तो वो जो मर्ज़ी होता है वो अगर किसी की मर्ज़ी से हो तो वो बेहतर होता है। बस इतना ही कह रहे हैं इसमें। तो इसमें
ये सोच बदलने की बात है और जो एकदम से नहीं होगी। लेकिन एक बात है, क्योंकि माध्यम विजुअल मीडियम है, इतना स्ट्रॉन्ग है, कहानी इतनी स्ट्रांगली कही गई है और इतना रिलेटेबली कही गई है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक तबके की कहानी है, कि महिलाएं देखें मर्द ना देखें, ये मर्द कहें अरे यार फिर हमें ये ऐसा कुछ भी नहीं। बट जैसे मैंने अभी नीना जी से क्योंकि नीना जी महिलाओं का सब्जेक्ट था इसलिए वो रिलेटेबल ज़्यादा हो रही मेरे लिए। उन्होंने शादी को लेकर मुझसे बात की कि लोग शादी क्यों करते हैं। मैंने कहा कंपेनियनशिप के लिए, इसके लिए कहा, इसके लिए नहीं करते, इसके लिए तो अपने भाई के साथ ही बैठ सकते हो। शादी करते हैं लोग सेक्स करने के लिए। As per her, she boldly mentioned this, कि that is the only need that a guy need from a girl and girl need from a guy. I'll just add something to it that has to be consensual. हाँ, अब इसमें अगर मैं आगे बढ़कर ये सवाल करूं तो जो उस फिल्म में भी सवाल आया, जो आपके देवर साहब ने पूछा, और जो सवाल बहुत सारे मर्दों के मन में भी आएगा जब मैरिटल रेप की हम बात करते हैं, कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा? क्योंकि हो सकता है दो लोगों की नीड्स अलग अलग हो। अगर एक इंसान उससे बिल्कुल मना कर रहा है और वो इंसान कहीं बाहर निकल रहा है तो वो चीटिंग कहलाएगा, वो भी गलत है। अगर यहाँ वाइफ मना कर रही है तो उसकी नीड्स हैं, वो भी गलत है। तो फिर सही क्या है? और ये सही पता नहीं है क्या, इसीलिए मैरिटल रेप पर कोई कानून नहीं है? एक बड़ी थिन लाइन है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो सब्जेक्टिव है। वो किसी के लिए सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लग सकता है किसी को भी कि ऐसा है। लेकिन आई फील कि जो चीज़ ग्रेजुअली की जा सके, एक झटके से ना की जा सके, वो दर्द कम करती है, वो चोट कम लगाती है। अगर हम कुछ इस चीज़ को मैंने यूं ही उठा के ऐसे ठाड़ से किया, ये गिर सकती है, ये टूट सकती है। अगर मैं इसे आराम से उठाऊं, प्यार से करूं कि अरे भरा तो नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं तो इसको आधा होने दो, वक्त दे दो, उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दे दो। एंड देन ऑफ कोर्स अलग, आपने सही कहा, मुख्तलिफ लोग होते हैं, सबकी नीड्स, किसी को ज़्यादा चाहिए होगा, किसी को नहीं चाहिए होगा, बट यू मीट एट अ सेंटर पॉइंट। उसके लिए अगर हम फटाफट कहें कि नहीं आज तो मेरी शादी हो गई। ऑल्सो क्या होता है, लड़कों को ये भी होता है कि थोड़ा पावर प्ले दिखाएं अपने गैंग में कि अरे यार यू नो दिस हैपेंड, एक थोड़ा वो शो ऑफ भी करते होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये अगर थोड़ा सा इसको हम नॉर्मलाइज कर दें इस बात को कि भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ा दे, बस उतना ही, मुझे लगता है ये ही बहुत होगा हमारी सोसाइटी के लिए। उससे ज़्यादा ये शो ना कुछ कहना चाह रहा है। आई थिंक जस्ट दैट जो कमलेश का किरदार है वो शी इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शी एन्जॉयज़ हर मी टाइम विद हर हस्बैंड। उसको अच्छा लगता है, पर क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे उस तरह से प्यार दिया जैसे वो कंफर्टेबल थी। शी इज़ लाइक अ क्वीन इन द हाउस। तो चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे ससुराल हो, बाकी के लोग हो, विज़ द अदर गर्ल हुज़ बीन फोर्स्ड अपॉन, तो फ़र्क है। वो तो किसी को भी बेसिक मालूम पड़ता है कि येस आई एम फोर्सिंग समबडी, yes let me give some time। बट जैसे कमेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है मैरिटल रेप का जी, मैरिटल रेप पर कानून होना चाहिए। अब आपने सब्जेक्ट किया है तो मैं आपकी इस पर राय भी समझना चाहता हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है पहले सोसाइटी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ये तो बाद का मुद्दा हुआ, या किसी को सोचना है सोचे। मेरा बिग कंसर्न ये है कि हम जो कंडीशन करते हैं अपने बच्चों को, सुनो बेटा, आई नो इट, जब मैं छोटी थी मैंने कुकिंग क्लासेस की हैं सीखने के लिए कि भाई कल को पराए घर जाना है, ऐसे नहीं करना बेटा, ऊंचा नहीं बोलो। आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स जो खाना परोसते कैसे हैं, वो सब ट्रेनिंग लेती हैं। मैंने सिलाई सीखी है, ये सब कि मैं अच्छी वाइफ बनूंगी, यू नो, आई विल डू एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। तो ये नीड्स टू बी डन क्या है? कंडीशनिंग है ये। तो अगर पहले हम अपने लेवल पे तो ठीक करें, हम हर चीज़ बड़े लेवल पे थोप देते हैं। अपने लेवल पे जैसे आपने कहा आप लड़की होकर आपको सिखाया गया, मैं लड़का हूं, जैसे मुझे किसी ने नहीं सिखाया। वही आई एम नॉट मैरिड, बट मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आई एम श्योर मेरे भाई को भी नहीं सिखाया। आई एम श्योर मेरे आसपास जो बहुत सारे लड़के हैं उन्हें नहीं सिखाया गया। तो ये कंडीशनिंग है, समाज में हिचक होती है। आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ पर हम उस जनरेशन के लोग हैं जहाँ पर टीवी पर किस सीन आता है तो हम या तो चैनल चेंज करते हैं, हम उठ के चले जाते हैं, मैं जरा आया वॉशरूम होकर, लू होकर आया जाते हैं, या आजकल फॉरवर्ड कर देते हैं। बट सुनिए, चीज़ें चेंज भी तो हो रही है। एक टाइम था जब आप दो फूलों को किस करते हुए देखते थे और कहते थे आहा, बाकी रेस्ट फॉर इमेजिनेशन, करेक्ट। अब आप रियलिटी में देखिए, हमारे टाइम में तो आशिक बनाया आ गई थी। नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ, आपने देखी है ना वो फिल्में? हाँ, वो मेरे टाइम में भी नहीं थी, फूल वाली मेरे टाइम पे भी नहीं थी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि
वो दौर देखा है हमने जहाँ पर 2 फूल आए और फिर म्यूजिक चला और फिर आसमान में शॉट हो गया पैन, एंड द रेस्ट इज टू योर इमेजिनेशन. हमारी जनरेशन का बौद्धिक विकास इमरान हाशमी ने कर दिया था. आपसे रहा नहीं गया. तो आई लव यू इमरान भाई. आई लव हिम, इज अ फैब एक्टर. तो आई एम सेइंग कि वो कंडीशनिंग हमारी थी. अब जब रियलिस्टिक सिनेमा दिखाते हैं, अब OTT दिखाते हैं, वहाँ पर जैसी चीज़ें हैं, चाहे वो किरदार हो, आप देखें, आप लार्जर दैन लाइफ किरदार आप OTT पे नहीं देखते, आप रियलिस्टिक किरदार देखते हैं क्योंकि रिलेटेबल होते हैं. इसीलिए लोगों को पसंद बहुत आते हैं कि ये शायद मेरी कहानी, ये शायद मैं यार, ऐसा हो सकता है. तो ये जब आप रियलिस्टिक रोमांस या सेक्स या किस या जो भी आप दिखाने लग जाते हैं, तो पहले एक ऑडनेस आती है कि अरे ऑकवर्ड हो गए, आई जस्ट गो टू द वॉशरूम. फिर धीरे धीरे आप कहानी देखने लगते हैं, शायद हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठकर देख लें, वो कहीं नॉर्मलाइज हो गया. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चीज़ें धीरे धीरे खुलती जाती हैं जब थोड़ा चेंज आने लगता है कि वो उसे नॉर्मल माना जाने लग जाता है कि इट्स नॉर्मल यार, इट्स फाइन. आज की जनरेशन आप देख लीजिए, हम जब छोटे थे तो हम लोग मतलब आई वुड नॉट ओपन माई माउथ टू माई पेरेंट्स, आई वुडंट. बट आज जनरेशन देखिए, कॉन्फिडेंट, they talk their mind, they will tell me कि you know boy, I met this fellow in the class. तो ये चीज़ें तो माँ बाप भी थोड़े लिबरल हो रहे हैं, वो खुद भी हो रहे हैं. हाँ. आज के दौर में पेरेंट्स ये भी बोल देते हैं कि अबे भाई आपको अगर शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, योर कॉल, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी. पहले होता था ऐसे? नहीं होता, आज भी नहीं होता है, बहुत जगह नहीं होता है. एक सर पे डंडा होता है कि भाई कर लेना. तो ये हैं चीज़ें, मैं कह रही हूँ उनको थोड़ा नॉर्मलाइज कर दो, थोड़ा ईज में कर दो. बट जैसे फिर मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट पे मेरे जहन में बार बार थॉट आ रहा था कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, जो 2 लोगों के बीच का इशू. बिल्कुल. घर वो जगह है जो सबसे सेफ होती है, सबसे सेफ. तुम्हारे पति से ज्यादा तुम्हारा करीबी कोई नहीं हो सकता, उससे ज्यादा सुरक्षित इंसान कोई नहीं हो सकता. उसी के भरोसे माँ बाप के साथ तुम गए हो, क्योंकि लड़कियां जाती हैं. अब सवाल ये है कि ये वो टॉपिक है जो घर की इज्जत भी नीलाम कर रहा है. अगर आप बाहर ला रहे हो, जैसा कि समाज में टैबू हमारे यहाँ पर कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, तो इसका एंड आउटपुट रिजल्ट क्या है? एक तबका समाज में डरता है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूं तो मेरा जर्नलिस्टिक वो भी थोड़ा निकलता है कि अगर ये कानून बन जाता है, सो ऑलरेडी इतने सारे केसेस आते हैं फेक मैरिज के, डावरी के, ऐसा ना हो क्योंकि इसका तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा. सो इसका जब आपने फिल्म बनाया, पूरी फिल्म बनाई, तो इसका कुछ तो आप लोगों ने कंक्लूजन सोचा होगा कि ये प्रॉब्लम जो फेस कर रही है महिलाएं, अभी जो फेस कर रही होंगी, या जो पुरुष होंगे इसमें, उनको क्या बताओगे आप? देखिए, एक चीज़ होती है करेक्ट पार्टनर मिलना, बड़ा ज़रूरी है, अहम चीज़ होती है जिसे हम देखते ही नहीं हैं. रिश्ते टिकते नहीं आजकल के कंटेम्प्रेरी समाज में, बिकॉज 2 लोग कंपैटिबल नहीं हैं. एक को कुछ चाहिए, दूसरे को कुछ चाहिए. आपने अभी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने कहा कि हस्बैंड प्रोटेक्टिव होता है, हस्बैंड ये होता है, ज़रूरी नहीं है. इट्स अ जनरल स्टेटमेंट कि ऐसा होता है, ऐसा हम सोचते हैं. ये हमारे आइडियलिस्टिक दिमाग में ये बताया गया है कि हस्बैंड ये करता है, हस्बैंड ये करता है, तो तुम भी अपना जो तुम्हें करना है वो करो. ये एक, मुझे लगता है माँ बाप के साथ एक कम्युनिकेशन जो हम करते ही नहीं, जो ऑकवर्डनेस फील करते हैं, वो होनी चाहिए. एक बाप को अपने बच्चे को बताना चाहिए, जो आप कह रहे हैं, होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन. जैसे किसी को पीरियड्स आते हैं, माएँ बताती हैं अपनी बेटियों को कि बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, या आपको पता हो. हमें गुड टच बैड टच बताई जाती है, बताते हैं स्कूल्स में, पहले नहीं बताते थे. हमारे टाइम अब बताते हैं, पिछले 10, 15, 20, 25 अब बताते हैं. तो जब गुड टच बैड टच बताते हैं, तो हम फैमिली के अंदर जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा करीब हैं, आप बताएं, वहाँ क्यों नहीं डिस्कस करते? करना चाहिए, जिसके साथ मर्जी करें. देयर आर नो कॉन्वर्सेशंस, एंड दैट आई थिंक इज़ द प्रेमाइस ऑफ द शो कि प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस तो कर लें आप, बस उतना ही. फिर उसको जैसे सब्जेक्ट आएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है ये पॉडकास्ट के बाद भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी आएगी जो कहेगी कि आप लोग संस्कृति खराब कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता को खराब कर रहे हैं, कैसे कि आप लोग यही सब बातें कर रहे हैं, ये सस्ते तरीके होते हैं. मतलब तो आपने शो नहीं देखा ना, शो नहीं. मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे ये कॉन्वर्सेशन भी जो हम कर रहे हैं, जी. जैसे आपने कहा संवाद करना चाहिए. करेक्ट. अब इस संवाद के टॉपिक पर भी शायद हो सकता है समाज में एक सेक्शन हो जो कहे कि ये इंडियन कल्चर नहीं है जहां पर पिता अपने बेटे से बात करेगा, ये तो आप लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके सभ्यता बर्बाद कर रहे हो.
तो फिर गुड टच बैड टच भी ना बताएं, वो भी क्या ज़रूरी है बताना? पहले तो नहीं बताते थे, अब क्यों बता रहे हैं? तो कुछ चीज़ें जो आपको अपने बच्चों को सेंसिटिवली बतानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। और मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करने को ये शो कह ही नहीं रहा कि सुनो तुम झंडा लेकर आ जाना आंदोलन करना, ये बड़ी बड़ी गलत बात है। हम किसी को गलत करार कह ही नहीं रहे कि तू गलत, कोई गलत नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ किसी को पता नहीं कि वो सही चीज़ है कि नहीं। ये शादी के दायरे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, नहीं पता है किसी को। मैं हस्बैंड, आई हैव द राइट, दिस इज़ व्हाट्स कम टू अस फ्रॉम जनरेशंस। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि वो चीज़ें अगर हमारे फैमिली में, अब जैसे इस कहानी में देवरानी अपनी जेठानी को बोलती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, व्हाट इफ़ हाइपोथेटिकली वो ना बोलती तो फिर क्या होता? तो वो वहीं रह जाता, वो सफ़र करती रहती, उसी घर में रहती, ये कहानी वहीं की वहीं ठप हो जाती। द थिंग इज़ द गर्ल स्पोक, उसने अपनी बात कही। कंसर्न नाम की भी कोई चीज होती है जो Correct. आपके साथ संवाद। और उसके लिए, जिसके लिए नॉर्मल है कि भाई जो पति ने कहा वो, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर कंडीशनिंग। जो मेरा किरदार है वो बहुत खुश है अपनी कंडीशनिंग में, लेकिन और उसके हस्बैंड ने उसे बहुत सेंसिटिवली ट्रीट किया है, लेकिन इधर नहीं किया। लेकिन अगर वो वार्तालाप ही नहीं हुआ, अगर वो सुनती भी नहीं, तो क्या होता फिर? नहीं, तो मैं आपकी फिल्म को ही समाज से जोड़कर केवल समझने के लिए जी। चर्चा कर रहा हूँ जी। कि एक फिल्म का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से मैं एक वाइडर समाज को, बिल्कुल। कि जो सुन रहा हो वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करे। अब जैसे भारतीय समाज में मैंने हमेशा देखा कि एक संकोच रहा है जी। तो ये संकोच हमारी खूबसूरती या हमारी कमजोरी की हम संवाद नहीं कर पाते या झिझकते हैं? जैसा कि आपने कहा कि रिमोट से उठ के हम चले गए बाहर। देखिए, वो इसे हम कहते हैं आँख की शर्म। हम हमेशा ये कहते हैं कि यार बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ एक आँख की शर्म रखा करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि जिन चीज़ों को आप बिलीव करते हैं, जो आपका सिस्टम चला आ रहा है, बिलीफ सिस्टम ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर, उसे बदला जाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ कि आपका कहने का तरीका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, लेकिन बात कहनी ज़रूर चाहिए। आई मीन सो मेनी पीपल टेल मी, आप जब कुछ कहते हो ना वो बुरा नहीं लगता है, वो सही लगता है एकदम से, सलीके से कह रहे हो। क्योंकि सलीके से कह रहे हो। और क्यों कोई माँ बाप माइंड नहीं करते। मैं कल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख रही थी, एंड आई लव्ड काजोल सेइंग, वो एक लाइन है उसकी, क्या मैं अपनी ज़िंदगी से आपसे 1 महीना अपनी ही ज़िंदगी की अपनी खुशी के लिए मांग सकती हूँ क्या? इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन। मतलब अपनी ज़िंदगी पर भी उसका हक नहीं, लेकिन उसने इतने प्यार से कहा दैट द रोल अमरीश जी प्लेज, ही सेज बिल्कुल। तो कहने का बजाय कि इसके कि मेरी जिंदगी है, My मैं life, जो my करूं, life, my rules, मतलब वो my choice. या वो कहेंगे चुप करके बैठ। तो एक हमें बीच का क्यों नहीं हम वो पकड़ सकते? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? कि कहकर तो देखो, वो शेयर तो करो, थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लो। अगर हम इतने ही दायरे में बैठे कि नहीं जी ऐसे ही है, तो चलो, आप तो संजीदा हो, समझदार हो। थैंक यू। अगर कोई वो व्यक्ति आपको ये पॉडकास्ट देख रहा हो जिसकी शादी होने वाली हो जी, तो उसके माँ बाप और उस पति से अपने इस फिल्म या फिल्म के बाद आप उसे क्या कहोगे कि हाउ यू शुड स्टार्ट योर मैरिज लाइफ? इस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक नो थर्ड पर्सन इज समवन टू टेल देम हाउ दे शुड स्टार्ट देयर मैरिड लाइफ। दे शुड नो देमसेल्व्स। आप जो भी बड़ी फिल्म देखें या कुछ भी देखें, आप कहेंगे यार ये वाला सीना बहुत अच्छा था, यू नो। सपोज आई एम सीइंग समथिंग, मैंने एक फिल्म देखी जो बहुत सेंसिटिव है, जो एक छोटे बच्चे की है अपने बाप के साथ, ठीक है। मैं बाहर निकली सिनेमा से, मैं बाहर आई, आप देखिएगा आपकी नज़र एक टक जाएगी एक बच्चे पर, और फिर आप उसका बाप ढूंढेंगे क्योंकि आप वो लेकर आए हैं। आपका मन करेगा उस बच्चे के पास जाके, हे कैसा है बेबी? अब आपको फिल्म ने नहीं कहा ये करने के लिए, ये आपने खुद सोचा कि यार वो उसमें गुम गया था, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? इट्स जस्ट दिस मच। सो कुछ करना नहीं होता, आपको यहाँ लेक्चर्स नहीं देने अपने बच्चों को कि सुनो ऐसे करना है तुम्हें, तुम ऑकवर्ड फील करो मुझसे बात करने को, फिर भी मुझसे बात करो। नो, आई थिंक देर आर एल्डर ब्रदर्स, देर आर फ्रेंड्स हु टेल यू व्हाट टू डू। इतना ही करना है कि सेंसिटिव होना है। वो सिखाया जाता है क्या? वो सिखाया नहीं जाता। उसका इम्पैक्ट आप पे, आपके जहन में आएगा, वो कहीं ना कहीं आप खुद इस्तेमाल करेंगे। सेंसिटिविटी, बेसिक चीज़ें सिखाई नहीं जाती। बट जैसे आपने कहा कि सही पार्टनर होना चाहिए। अब जैसे मैं आपकी फिल्म देख रहा था, ट्रेलर देख रहा था मैं, तो आपने बड़ी तारीफ की कि मेरा देवर तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान में कई रूप होते हैं। एक रूप होता है जो दुनिया के सामने होता है जी। और एक रूप होता है जो बंद कमरों में निकल कर आता है। वो चेहरा अलग होता है। जैसे आपके साथ जो रिश्ता दिखाया गया है, बड़े कॉन्फिडेंटली आपने कहा अरे मेरा देवर ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अब वो बाहर से देखने में बिल्कुल सही पार्टनर है। बिल्कुल,
तो फिर ये डिफरेंशिएट कैसे करें, या ये कैसे हम वो सेंसिटिविटी जो बाहर से आपको दिख रही थी एक भाभी के रिश्ते में या जो भाई के रिश्ते में दिख रही थी कि वो एक बच्चा है जो अच्छा बेटा है, अच्छा देवर है, अच्छा भाई है, सारे रिश्ते अच्छे निभा रहा है, करेक्ट, बट उसका एक दूसरा वर्जन है जो अपनी वाइफ के साथ है, तो वो बाकी जगह सेंसिटिव है, यहाँ सेंसिटिव नहीं है, ये तो हम पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल। So, ऐसे केसेस में फिर ऐसे केस में जब पकड़ा जाता है तो वो सेंसिटिविटी तब सिखाई जाती है परिवार को जी, और बड़ों को भी कान पकड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको एक साथ ये रोल प्ले नहीं कर सकते कि आप बाबूजी हैं आप बोलिए, आप ये हैं आप बोलिए, नहीं, मुझे लगता है मिलजुल के सब होता है। मैं कितना कुछ अपने छोटों से सीखती हूँ। नाइस। सो व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई डू यू से ओके टेक मी वेरी सीरियसली, नो प्लीज डोंट। आपको लगता है कि समाज में जो स्ट्रांग वुमेन या सक्सेसफुल वुमेन होती हैं मर्द डरते हैं उनसे? ऑफ कोर्स, मेरे से तो बहुत डरते हैं डरते भी हैं, प्यार भी करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। क्यों? They look up to you. They admire you for who you are. It's not easy being strong. मतलब वो I agree with नीना जी. Strong woman क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि हमारी vulnerable sides नहीं है. मतलब strong की परिभाषा जो है वो है कि अपने हक के लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपना एक ओपिनियन होना, हाँ में हाँ जी हुजूरी नहीं करने वाली महिलाएं। हाँ, उस मामले में, पर ये भी जिंदगी सिखाती है आपको। आप कहीं ना कहीं हाँ में हाँ मानते हुए आते हैं टू अ पॉइंट वे यू फील यू नो आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। मैं अगर एक ज़िंदगी लेकर आई हूँ और मैं पीछे मुड़कर देखूँ कि आधी से ज़्यादा तो मैंने प्रिटेंड करने में ही बिता दी कि अरे यार कितनी स्वीट थी, पर मैं अंदर से कोड़ रही थी यार, यू नो। तो मुझे आपको तकलीफ़ नहीं देनी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि यू नो व्हाट, आपने जब ऐसा किया ना, मुझे थोड़ा सा वो लगा, आई से इट, बट आई डू फील कहने का तरीका जो है वो होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें आपको किसी के फेदर्स रफल करने की ज़रूरत नहीं है। सो येस, पीपल डू फील इंटिमिडेटेड, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपको, एक एडमिरेशन जो है वो बनी रहती है, ये स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल वुमेन के लिए। अब मेरे को कई सारे लोग फ्लैशबैक में आए, जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन में जब मैं सोचता हूँ बॉलीवुड में, तो मुझे रेखा जी नज़र आती हैं, नीना गुप्ता जी नज़र आती हैं, दिव्या जी नज़र आती हैं, पर अधिकतर स्ट्रॉन्ग वुमेन में एक कहानी दिखाई पड़ती है कि अधिकतर की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई। क्यों? नीना जी इज मैरिड। उसका रीजन उन्होंने दूसरा दिया था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने रीजन दिया था कि वो शादी प्यार में नहीं की थी, शादी करने सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए शादी की थी। ओके, मैंने देखा नहीं इस बार। हाँ, समय मिलेगा जरूर देखिएगा जी। चाहे मैं रेखा जी का जिक्र करूं या शुरुआत में नीना जी का या आपका, ऐसी बहुत सारी स्ट्रांग औरतें हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, जिनको हर समाज से लोग लुकअप करते हैं, पाने की ख्वाहिशें लाखों करोड़ों लोगों में रही हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा। क्या मर्द जो हैं वो डरते हैं, या सक्सेसफुल वुमेन जो होती हैं वो अपने आप में बहुत खो जाती हैं? क्या होता है कि जो सफल महिलाएं हैं उनकी कहानियां वो प्रेम कहानियों में वैसी नहीं आती हैं जैसा हम सुनते हैं? आप कह रहे हैं कि, और ये मर्दों के साथ भी है, ये कई मर्दों के साथ भी है, बट मैं अभी फिलहाल सिर्फ इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, विमेन पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने 3 उदाहरण दिए। जो मैं भी आपको उदाहरण देती हूँ। क्या शबाना आज़मी सक्सेसफुल नहीं है? बहुत सक्सेसफुल है। क्या आई मीन शी हैज़ द बेस्ट पार्टनर, ही हैज़ द बेस्ट पार्टनर। ये बहुत मेरे लिए मेरी फेवरेट इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग लोग हैं, साथ में हैं, तो हम इसे जनरलाइज। ऐसे बहुत अपवाद हैं, आप अगर आप सोचोगे ऐसे अपवाद बहुत कम है। बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं सक्सेसफुल वुमेन के, जो शादीशुदा भी हैं, वो शादी बहुत से लोग शायद चला भी रहे हैं, या आधी से ज़्यादा दुनिया शादियां चला रही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सिर्फ सिंगल विमेन चूंकि स्ट्रांग है और अपनी चॉइसेस करती हैं, वो नहीं। क्या वो जो दोनों सवाल मिला, क्या मर्द डरते हैं? मर्द डरते हैं उनके साथ होने में, इसलिए वो अकेले हैं क्योंकि उनको वो ऐसा नहीं मिला? मतलब इस पे क्या सोचते हो आप? इस पे नहीं, मैं इतना सोचती नहीं हूँ। आई डोंट थिंक सो। अकेले हो फिर? देखिए, मेरे पास एक बेस्ट कंपनी है जिसे कहते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत फर्क है। आई हैव चोजन टू बी दिस वे, और मुझे पता नहीं कि इसे स्टिग्मा क्यों बना दिया जाता है कि अरे तुम्हें को मिला ही नहीं। यार दोस्त, आपकी बात नहीं कर रही, दोस्त भी बोलेंगे अरे तुम्हें को मिला नहीं क्या? अरे मिला, मुझे नहीं लगा कि मुझे इसके साथ में ज़िंदगी बितानी है। आई डोंट फील दैट पर्सन इज़ द करेक्ट पार्टनर फॉर मी। तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम नॉट। क्या अंतर होता अकेले होने में और लोनली होने में? और अगर आप कहें कि मुझे कल को किसी की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो।
और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, जो आपको अकेला नहीं फील करने देते हैं। एंड आई थिंक समवेयर कोविड ने हम सबको एक बात सिखाई। मैं तो भागती थी अपने आप से कि बैठ नहीं सकती थी अकेली में, कभी भी दोस्त ढूंढती थी, ये ढूंढती थी, वो ढूंढती थी। फिर कोविड में आई सैड ऐसे, तू भाग क्यों रही है अपने आप से, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? फिर बैठी मैं अपने साथ, फिर जितने मेरे फियर्स थे, एंग्जाइटीज़ थी, सामने बिठाई कि क्या हुआ। और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। तो आई स्टार्टेड लाइकिंग माई सेल्फ एंड इट्स लाइक, अरे यार तुम इतनी बुरी कंपनी नहीं हो जितना तुम अपने आप को सोच रही हो। सो आई स्टॉप्ड डिपेंडिंग आउटसाइड फॉर वैलिडेशन, फॉर क्या बोलते हैं कि मेरा एक पार्टनर हो। वो जो हार्ट ऑन माई स्लीव वाली सिचुएशन है वो कट गई उस वक्त। अगर आई एम वेरी ओपन टू लव, कल को मुझे कोई अच्छा मिलेगा, ऑफ कोर्स आई वुड लव अ कंपेनियन इन माई लाइफ। आई डोंट नो अबाउट मैरिज बट आई एम सो ओपन टू लव। तो ऐसा नहीं कि मैं वो सोच रही हूँ कि देखो मैंने क्या डिसीजन लिया। दैट्स फाइन एज ऑफ नाउ, दिस इज वर्किंग ब्यूटिफुली फॉर मी। फॉर टुमारो आई डोंट नो। नाइस। मानव कॉल से भी मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ऑलमोस्ट ऐसी बातें कही थी। हाँ, वो भी देखो कितने छड़े चटांग हैं। मैं अपनी कंपनी से बहुत खुश हूँ। मुझे पहाड़ पसंद है, नदियाँ पसंद हैं, वादियाँ पसंद है। मैं जाता हूँ, लिखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अधूरा हूँ। पर आप भी तो सिंगल हैं। मेरी तो मजबूरी में सिंगल हो गया ना। मेरा तो रिश्ता टूट गया इसलिए सिंगल हो गया मैं, या फिर उसके बाद समय नहीं मिला काम की वजह से। देखिए सेम चलता है, अभी टाइम भी तो नहीं मिलता हम लोगों को। फिर वही कहानी है। ये सक्सेसफुल लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इफ यू आर वेरी पैशनेट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन योर पर्सनल लाइफ। See the thing is, of course, if you're very focused, आपको, मैंने एक बहुत सुंदर बात सीखी कि अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपको अपने अचीवमेंट्स के लिए ना अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए कि सॉरी आई मीन मैं यहाँ लेट हो गई, मैं यहाँ हो गई। देन यू नीड अ पार्टनर हु बैलेंसेस यू, हु अंडरस्टैंड्स। और बड़ा मुश्किल है कि ऐसा पार्टनर मिले जो आपको उसमें कहे कि नर्चर करे आपको। वो मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं। बट येस, आई मीन आई हैड सो मेनी मैन जो बोलते थे अच्छा तुम ताउम्र काम करोगी। तो हाँ करूँगी यार। आई मीन आई विल हैव आवर्स दैट विल बी नॉट 9 to 6 कि मैं शाम को घर आ ही गई। मैं कई बार बहुत टाइम के लिए चली जाऊँगी। मेरे कितने दोस्त हैं जिनके हस्बैंड्स आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। मेरे लिए नहीं थे तो नहीं थे, तो ठीक है, दैट्स फाइन। तो ये डर आता नहीं कभी? डर नहीं, इसमें क्या डरने की बात कि एक उम्र में शायद आप अकेले रह जाओ। कभी तो काम कम होगा, कभी तो जिंदगी में जब सुकून होगा तो ऐसा ना हो कि केवल काम ही दिखाई पड़े और वो जो दूसरा हिस्सा जिंदगी का है। तो जितने लोग शादीशुदा हैं आपको लगता है कि उनको कंपनी मिल जाएगी? अच्छी शादी होना जरूरी है। शादी जरूरी नहीं है, अच्छी शादी होना अच्छी शादी होना ज़रूरी है, पीस होना ज़रूरी है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होना ज़रूरी है। वो चाहे सिंगल रहकर हो, चाहे शादीशुदा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाइस। मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हो आप? थोड़ी सी ओवर हाइप है बट बिलीव करती हूँ। एक इंसान के साथ ताउम्र। ब्यूटी ऑफ इट। मैं तो बड़ी ही ऐसी फिल्में देखकर हुई जहाँ पर करवा चौथ होता था, मेहंदी होती थी एंड ऑल दैट। हम साथ हैं, हम आपके हैं कौन? यश जी मोर सो। लेकिन ऑफ कोर्स जब अच्छी पार्टनरशिप्स आप फिल्मों में देखते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं, यू बिलीव इन मैरिज। लेकिन आजकल का जो भाग दौड़ का दौर है, जहाँ टॉलरेंस कम है, जहाँ पर पेशेंस कम है, बहुत सारी टूटती हुई नजर आती। मैंने कहीं सुना था कि आपको 18 साल की उम्र में शायद किसी डॉक्टर ने शायद आपकी मॉम के पास एक प्रपोजल भेजा था। बस बहुत प्रपोजल्स आए। उसके बारे में काफी चर्चा शायद रही है, कई आर्टिकल्स में भी वो आया कि 18 साल की उम्र में आया। चलो बहुत सारे प्रपोजल्स आए, कभी कोई लगा नहीं कि यार इस पे रुक जाते हैं? नहीं। कभी नहीं लगा? मैं खुद ही रुक गई जो मुझे अच्छे लगे थे, बट वो शायद आई मीन इट वाज नाइस टिल इट लास्टेड बट नॉट फॉर somebody to spend life with. Clear? आपको ना कहीं कहीं पता होता है कि जिंदगी खुश होगी, शांत होगी। कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं पर अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेटस बदल जाता है। कुछ अच्छे प्रेमी हो सकते हैं बट अच्छे पति नहीं। ऐसा भी होता है कि दूर रहकर तो अच्छे थे बट शायद एक घर में एक साथ रहने में शायद बिल्कुल आप सही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। एब्सोल्युटली। तो जो आपको कहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो आप क्यों जानते पहचानते घुसेंगे उसमें? करेक्ट। तो इसी में शायद डर लगता है कि जिंदगी भर अकेले ना रह जाए।
ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन अकेला रहने वाला है। मैं जो अकेली खुश बैठी हूँ या दो लोग जो शादी में हैं और अकेले हैं। घर में अकेले हैं। बिल्कुल। नाइस। हालांकि इस पे मैंने कभी लिखा था कि इश्क जिंदा रखना है तो उसे अधूरा रहने दो, क्योंकि मुकम्मल हुए रिश्ते अक्सर बर्फ की ठंडी राख सर खामोश हो जाते हैं। वो क्या बात। तो रिश्ता अच्छा हो तो बहुत खूबसूरत, वो कोई भी हो। आई जस्ट फील इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी नर्चरिंग। कभी जो दिल विल टूटा इसकी वजह से भी रहा कि सेल्फ लव ज्यादा हो गया नहीं। या रिजिडनेस ज्यादा हो गई कि अब अपने आप में खुश रहना है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ता टूटता है, हम बदल जाते हैं। दिल टूटा है आपका? ऑफ कोर्स टूटा है यार। मतलब आई हैव ऑफ कोर्स डेटेड पीपल, आई हैव हैड रिलेशनशिप्स। किस लेवल पे आप दिल टूटा है? मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे दिल टूटा है। जैसे पीयूष मिश्रा जी मेरे पास आए थे तो उन्होंने दिखाया कि देखो शुभंकर, मैंने यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। उन्होंने पहली मोहब्बत का दिखाया जी कि ये सब था। और आज भी सिगरेट जब मैं पीता हूँ और वो धुआं जब फेफड़े के अंदर जाता है तो उस फेफड़े के अंदर धुएं से फिर क्या होता है? वो जो याद होती है वो आ जाती है, वो तलब आती है। कुछ लोगों की तलब होती है, साथ नहीं है लेकिन एक तलब है कि हम नहीं हैं, हमको पता हम नहीं रह पाएंगे। ऐसी कभी कोई तलब होती है आपको? ऐसे वाला इश्क नहीं हुआ यार। मे बी देखो मेरा ना क्या है, एक अनकन्वेंशनल सी जिंदगी है। अनकन्वेंशनल हीरोइन बुलाते हैं मुझे। मे बी आई हैव एन अनकन्वेंशनल रोमांस, सो हु नोज कि मुझे ऐसा इश्क कभी हुआ ही नहीं, शायद हो जाए। हु नोज। मैंने एक रेखा जी का वीडियो देखा अभी, वो उनके अमिताभ जी के नाती का कोई फिल्म आई थी, किस आई थी, तो रेखा जी ने जाके उस पोस्टर पे एंड आई फाउंड इट सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं कई उनके वीडियोस देखता हूँ। जैसे एक वीडियो था जिसमें अमिताभ जी को अवार्ड मिल रहा था और उनका नाम अनाउंस हो जाने लगे, सो रेखा जी खड़ी हो गई और जब वो खड़ी हुई, खुश हुई, क्लैप करने लगी, तो मेरे को लगा कि हर आदमी को पता है कि ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोग इसका मजाक भी उड़ाएंगे, ट्रोल करेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट फिर भी वो इजहार कर देती हैं। कई बार सलमान के साथ एक शो था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बिग बॉस आया तो उन्होंने कहा बिग बॉस से डर नहीं लगता, बिग बी से लगता है। नहीं सुना। और मुझे वो हैरान भी कर रहा था, फिर लग रहा था कि यार मोहब्बत में जिस मोहब्बत में कंट्रोल, वो मोहब्बत कहाँ रह गई? वो तो वही वाली बात हुई जो पीयूष जी ने कहा कि जिक्र आया तो यार सिगरेट की तलब हो रही है, बाहर जाके पी लें दो। ये इस इंटेंसिटी पे कभी नहीं गया? देखिए ये मेरी स्पेस नहीं है इन पर कमेंट करना, लेकिन कमेंट नहीं, मैं हाँ। आप यार इस इंटेंसिटी पे कभी आप नहीं गए कि कोई नहीं है फिर भी है, घर लौट रहे हैं जब शाम को थक कर, तो वो ड्राइव करने के ख्याल में या बालकनी में खड़े? मुझे लगता है इंटेंसिटी हुई भी हो तो उसे फिर छोड़ देना पड़ता है, नहीं तो मतलब वो लैला मजनू बन के रहे तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। विमेन स्पेशली आर वेरी इमोशनल, डिटैच करना बहुत मुश्किल होता है। और जब लड़के ब्रेकअप, तो कहते हैं कि मर्द इमोशनल होते हैं, वो नहीं निकल पाते। चलो ये तो सबका नज़रिया है ना। तो सो आई थिंक हर एक का डील करने का अपना तरीका होता है, लेकिन आई थिंक उसे फिर छोड़ देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, कौन सा शेर आपको मालूम होगा उसे, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक मोड़ पर लाद कर छोड़ देना ही अच्छा। Nice. तो वही बात है, छोड़ देना चाहिए। और ये मेरी माँ ने मुझे बहुत बार सुनाया है, तो अब मुझे रट गया है। सेल्फ लव करते हो? अभी शुरू किया है, तो क्या हो? शायद यही वाला वो शिद्दत का प्यार हो जो हो जाए शायद खुद से? खुद से। सेल्फ लव करना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्या फर्क आया पहले वाली दिव्या आज की दिव्या में जो सेल्फ लव करती है? देखिए अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इश्क में ही पड़ गई हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम हर बार अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेते हैं कि पहले ये कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं, पहले ये, में कहीं आप अपने आप को बिल्कुल नीचे कर देते हैं। जो कहना है, जो करना है उस वक्त, आई थिंक मुझे लगता है जो आज है आपका वो बहुत ज़रूरी है, और उसे एंजॉय करना वो मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए। आई नीड टू बी हैप्पी एंड उसके लिए अपोलोजेटिक होना, मैं तो फट से गिल्टी हो जाती हूँ। अरे यार सॉरी, मैंने तुम ये तो नहीं कर दिया, गलती मेरी नहीं है, मैं फिर भी सॉरी बोल दूंगी जाकर। बट आई फील यू डोंट हैव टू बी अपोलोजेटिक अबाउट योर हैप्पीनेस। मुझे कई बार लगता है कि आपको अमृता प्रीतम की बायोपिक पे काम करना चाहिए। आपने पढ़ लिया कहीं पर, बट मुझे लगता है कि वो अमृता प्रीतम पे आप बहुत सूट करोगे। काश कि आपकी जुबान पर इस वक्त सरस्वती माँ बैठी हूँ और ये हो जाए। क्यों पसंद है आपको अमृता प्रीतम? पता नहीं, आई अगेन दैट लव दैट यू स्पोक अबाउट, जैसे आपने पीयूष भाई की बात की कि सुट्टे में वो बहुत, आप उस चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं। कितना खूबसूरत बात है कि एक सिगरेट बट पड़ा है और आप
उसे अपने होंठों से लगा रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत एक कहानी है, मुझे पता नहीं उनकी लिखाई भी वो भी बहुत पसंद है, और एक है कुछ कनेक्ट, अच्छी लगती है मुझे बहुत। बट अमृता की जिंदगी में 2 मर्द थे, जी, एक जिनसे अलग हुई, एक जिनसे शादी हुई। कितना खूबसूरत रिश्ता है इमरोज साहब के साथ उनका। हाँ, अब आपको क्या लगता है कौन सा रिश्ता ज़्यादा महान था? पर्सनल पूछेंगे? हाँ, इमरोज साहब के साथ, एंड दैट आई थिंक इमरोज साहब वाज लाइक, क्या इश्क था वो। क्यों? सब जानते हुए अगर आप किसी से इतना बेइंतहा अनकंडीशनल प्यार करते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। तो फिर दुनिया दूसरे वाले की जिक्र क्यों करती है? मैं तेनू फेर मिलांगी इज फॉर इमरोज साहब। मैं तेनू फेर मिलांगी किथे किस तरह इज फॉर इमरोज साहब। मैंने कहीं अभी किसी पॉडकास्ट में पूछा था कि ये मर्दों के कॉन्टेक्ट की मेल थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, कहानियों में प्रेयसी ही रहती है, चाहे वो पीयूष मिश्रा हो, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो। श्री कृष्ण का भी जिक्र हम करते हैं तो लोग राधा से शुरू करते हैं, रुक्मणी का जिक्र कम आता है। इंसानों में भी हम बात करते हैं तो पासवर्ड्स से लेकर कहानियों में, आप नाम ले लो, आप राज कपूर नाम लोगे आपको एक नाम याद आ जाएगा, कोई भी नाम ले लो, ऐसे हर दुनिया में, अलग अलग दुनिया में। ये क्यों होता है कि जो नहीं पूरा होता इंसान को वही आकर्षित करता है? बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है। आप मुकम्मल चीजें खूबसूरत नहीं लगती? बड़ी इजी हो जाती है ना, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो चाहे रिश्ते हों, चाहे चीज़ें हों, जो भी आपको फट से मिल जाएगा वो उसके मायने कम हो जाते हैं। जो नहीं मिलेगा उसको पाने की इच्छा हमेशा रहेगी। उसी कहानियां दूर तक चलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो चैलेंज है। तो फिर आपको अमरोज साहब क्यों अच्छे लगे? अरे आपने पूछा आपको कौन सी पसंद है, मैंने अपनी पसंद बताई। So, कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, मन को शांति देती कि इतना खूबसूरत प्यार। वो आप जब कहानी उनकी जानते हो तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आपको लिखने का ही बहुत शौक है जी। तो जैसे एक्टिंग में आप वो किरदार निभाते हो जो किसी ने दिया, कभी कुछ ऐसा रहा कि सेटिस्फैक्शन के लिए लिखना शुरू किया कि यार जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, या कोई किरदार निभाया आपको लगा इससे और खूबसूरत कर सकते हैं हम, या किसी किरदार को जीने के बाद उसे कागज पर लिख दिया कि इसे और थोड़ा जी कर देख ले? तो मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। मैं स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट्स वगैरह में नहीं। चलो मैं इसको नए तरीके से फ्रेम करता हूँ। अच्छा करिए। क्यों लिखते हो आप? क्या ये हीलिंग? आप क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। क्यों लिखते हो आप? एक्सप्रेस करने के लिए, कथारसिस होता है, इससे ज्यादा खूबसूरत। आप क्यों लिखते हो शेर व शायरी? अच्छा लगता है मुझे, मतलब पहले अपनी जबान साफ करनी थी, इसलिए था कि उर्दू थोड़ी सीख जाएंगे, लिखे पढ़ेंगे। फिर लगा कि भावनाओं को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा दिल भी हल्का होता है, एक हीलिंग प्रोसेस भी है। इसे कॉपी पेस्ट कर दें आप। सेम लिखना आई थिंक एक बहुत ही खूबसूरत फील्ड है जहाँ आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मैं तो पोइट्री भी नहीं लिखती थी, मैंने अलॉन्ग द वे शुरू की कुछ कविताएं लिखनी। फिर जावेद साहब ने कहा रे तुमने लिखी और लिखो, तो किसी ने आपकी हौसला अफजाई कर दी, जावेद साहब ने कर दी, तो इट मीन्स अ लॉट। तो वो आप लिखते जाते हैं। किरदारों को, जैसे आपने कहा कि जब मुझे कोई किरदार ऑफर होता है, मुझे लगता आप उसे पर्सनलाइज जब करते हैं कि अच्छा अब इसे मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो आप वो बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, आपको बनना पड़ेगा। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। अगर मैं कमलेश का रोल कर रही हूँ तो मुझे कमलेश बनना पड़ेगा उतनी देर के लिए, नहीं तो आई विल नॉट बी सिंसियर टू द कैरेक्टर। तो उसमें अगर मुझे लगे कि ये लिखा हुआ है लेकिन इसमें मैं क्या ये भी डाल दूँ, क्योंकि कमलेश को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी कर दूँ क्या, वो इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, वो आपका मन करता है कि ऐसा करें। तो वो आई थिंक बहुत बार होता है, एंड उससे मेरी काफ़ी मदद भी हुई। आई वॉज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड इरादा, जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। मेरी डायरेक्टर बहुत प्यारी अपर्णा, वो आती थी और वो रोल सुनाती थी मुझे। मैं कहती थी अपर्णा यार बहुत सुंदर रोल है, कुछ ना मिसिंग है। शी सेड अच्छा आप बताओ क्या मिसिंग लग रहा है आपको। फिर मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या मिसिंग है। देन एक दिन आई टोल्ड हर यू नो मुझे पता ही नहीं कि ये औरत है कौन। इंटरनलाइज इफ आई सी, मैं इसकी बातें क्यों सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा है कि ये है कौन, ये अच्छी औरत है, ये लेयर्ड औरत है, ये एम्बिशियस है, ये कौन है। शी सेड मैम आई गॉट यू। इतना सुंदर सीन वो लिख कर लाई जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ बैठी, एंड देन शी इज काउंटिंग हर टीथ, कि वो कहते हैं ना कि क्या किस डाइन के कितने वो दांत होते हैं समथिंग। तो उसका किरदार एक सीन में उसने पूरा बिठा दिया। उसके बाद वो जो बोल रही है मुझे पर्सपेक्टिव मिला,
I'm saying it's a very collaborative effort. And again, it's communication. हर जगह बात करना अपना तरीका. अब मैं को नहीं यार मैं नहीं करती है फिल्म, तुमने ये ऐसा लिखा है. नहीं, you have to tell प्यार से कि सुन ऐसा कर सकते हैं क्या. That's that. देखिए, आपको शायरी आपने रिसेंटली कहा कि लिखना पढ़ना शुरू किया आपने, तो मेरे पास एक छोटा सेगमेंट है जो उसी पे रखा है मैंने. तो जैसे एक शेर है कि हाथ छुड़ाते हो तो ये भी नहीं सोचा कि रूह का रिश्ता तो कभी नहीं छूटता. अरे गुलजार साहब ने लिखा और ये बताया भी कि खामोशी का अपना एक लहजा होता है. कभी खामोश होकर लिखा आपने कुछ, और लिखा तो क्या लिखा? मैं ना आर्टिकल्स लिखती थी अखबारों के लिए. वो मेरा अपना पर्सनल कॉलम होता था. जब कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी चीज़ तो मैं उसे लिख डालती थी, और वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो बहुत हिट हो गया. फिर मैंने बीच में शूट पर चली गई तो भूल गई, तो एडिटर का फ़ोन आने लगा, प्लीज़ लिख के भेज दो. तो आई सेड आई एम बिजी. शी सेड नहीं, लोग वेट करते हैं. तो आई डिडंट रियलाइज़ कि वो एक इतना खूबसूरत कनेक्ट बन गया. शांति में साइलेंस, जब मन एकदम वो लगता है कि एक तो राइटिंग इन केओस होता है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है. हम ज़्यादातर कहते हैं कि चले जाओ मैं लिख रही हूँ, या मैं कहीं और चली जाती हूँ पहाड़ों में मैं लिख रही हूँ. वो आई डिड व्हेन आई रोट माई फर्स्ट बुक. पहली किताब लिखी थी तो बहुत भरी हुई थी, माँ को लेकर जब जी. लिखी थी. तो 5 महीने हो गए, 6 महीने का वक्त दिया गया था, 1 महीना रह गया था. एंड माई एडिटर कॉल्ड, शी सेड लिख दिया आपने बुक? तो मैंने सोचा कि मैंने तो शुरू भी नहीं की. तो फिर मैंने कहा बहन, या तो तुम रो लो, सेल्फ पिटी में वो हो लो, या अपनी माँ को सेलिब्रेट कर लो. चूज़ कर लो क्या करना है. वहाँ यू हैव टू बी स्टर्न विद योर सेल्फ. डेडलाइन, सर पे डंडा, और ख़ुद से एक चैलेंज. ये 3 चीज़ें आई, और फिर वो 1 महीने में मैंने पूरी किताब लिख डाली. और उसके बाद उस वक्त मैं सबको कहती थी चले जाओ, आई मीन लेट मी जस्ट फील, बिकॉज आई वॉन्टेड अ कैथारसिस. मुझे चाहिए था वो सारा इमोशन बाहर निकालना. जब मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी, वो साइलेंस में मुझसे लिखी ही नहीं गई. पूरा कोविड का टाइम था उस वक्त, मेरे पास नहीं लिखी गई. एक बच्चन साहब का मैंने चैप्टर लिखा, एंड दैट वाज दैट. फिर जब मैंने शूटिंग शुरू की, कियोस कि मैम जल्दी जल्दी शॉर्ट रेडी हो गया, शॉर्ट में एक लाइन लिख के आने दो, एक लाइन, बिकॉज यू नो कि यही मौका है लिखने का, डेडलाइन है, यू विल गिव योर बेस्ट. शोर में दर्द लिख सकते हैं? शोर में दर्द लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरी किताब आपकी खुशी पर थी, सेलिब्रेशन पर थी. पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. कियोस में जब आप काम करते हैं, उसका एक अलग मजा है. वो चाहे क्योंकि दर्द वाले लोग कहते हैं कि उसके उस जोन में जाना पड़ता है आपको. देखिए, अभी एक्टिंग है तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जोन में जाना है. कुछ मेरे जैसे होंगे, वो कहेंगे मैं किरदार सेट पे फील करूंगी. हर एक का अपना तरीका है. मेरे लिए ये है कि मैं आई विल शट माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, बट कियोस में काम करना, सर पे डंडा होना बड़ा. कोई नहीं, मैं दूसरी शायरी से कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ मैं कुछ सुनने को पा जाऊँ. कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा. ये तो अभी बोला. तो कभी कुछ ऐसा है जो आप अकेलेपन में अपने लिए कह लेते हो, सुन लेते हो? देखिए, अकेलापन नहीं है, अकेले में सुन लेते हो. अकेले बहुत, यू स्टैंड करेक्टेड, एब्सोल्युटली. अकेले में तो मैं बहुत कुछ, आप कह रहे हैं कि किसी और की कहानी की, कुछ भी जो आपके करीब हो दिल के, जिसको आप गुनगुनाना पसंद करते हो, कहना पसंद करते हो, या कोई ऐसा शेर, शायरी, कोई ऐसे गाने या जज्बात जो होते ना कि हम बहाना ढूंढते हैं सुनने का, कहने का. मुझे सबसे खूबसूरत लगती है जगजीत सिंह जी की वो हमारी मिर्ज़ा गालिब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे तुम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान मगर जरा कम. तो जब मुझे ऐसी फीलिंग चाहिए होती है कि हेलो, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, थोड़ा वल्नरेबल फील करना है, तो मैं ये सुनती हूँ. इसका अपडेटेड वर्जन मेरे पास है कि बेवजह नहीं रोता कोई इश्क में गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है. ओह ओके. सच है कि नहीं है? जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं. आप नहीं मानते ये बात? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ज्यादा इश्क करना भी मोहब्बत में इंसान को अपनी मोहब्बत का दुश्मन बना देता है. लोग ग्रांटेड ले लेते हैं. चाय में चीनी कम हो लोग पी लेते हैं, ज्यादा हो तो चीख के रख देते हैं बगल में. But that's true. I've been a giver in love always, and I've always felt कि जो for granted लिए जाना है ना, वो सबसे तकलीफ दे इमोशन है. कोई ऐसी कहानी जो लिख नहीं पाए, हर लेखक के पास होती है, जिसे लिखना नहीं चाहते? नहीं, मैं अभी बहुत कहानियाँ लिखना चाहती हूँ. इनफैक्ट अभी मेरी तीसरी किताब मुझे शुरू करनी है. किस विषय पर है वो?
इनमें से किसी पर नहीं है, बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज पर है और मैं उस दुनिया में अच्छे से डेल्व कर रही हूँ। ओके। हाँ, आपकी माँ का जिक्र करते हैं, मी एंड माँ। जी। मैं आपकी माँ की कहानी जब पढ़ रहा था तो बहुत स्ट्रांग वुमेन, आई एम श्योर वो रही होंगी, बहुत स्ट्रांग रही होंगी, क्योंकि सिंगल पेरेंट होना अपने आप में बहुत टफ होता है। और फिर जैसा आपने शुरू में बताया मुझे कि उन्होंने आज़ादी दी, आमतौर पर सिंगल पेरेंट थोड़े इनसिक्योर होते हैं। मैंने आपकी माँ के किस्से में ये अलग किस्सा सुना कि वो इनसिक्योर नहीं थे, उन्होंने आपको आज़ादी दी कि तुम जाओ, ये करके आओ। शादी का प्रपोजल आया, नहीं अभी तुम सपने जियो। रोज़ शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली। वो खुद बहुत अच्छा लिखती थी, 2 किताबें हमने उनकी भी छापी थी। अपने कॉलेज की बेहतरीन एक्टर थी, डांसर थी, लेकिन फिर वो डॉक्टर बन गई। तो जब मेरी बारी आई और मुझसे पूछा क्या तुम्हें क्या करना, और मैंने कहा कि मुझे आर्ट्स करने हैं, तो जब मैंने कहा कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने एक बार ही पूछा बस कि आर यू श्योर कि तुम्हें एक्टर बनना है? आई सेड मम्मा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करना चाहती, आई वांट टू बी एन एक्टर। तो आई थिंक माँओं को पता चल जाता है कि ये सही बोल रही है कि यूं ही शोशा चल रहा है, तो पता चल गया उन्हें कि, एंड शी जस्ट टोल्ड मी वन थिंग कि बेटा मैं कभी नहीं चाहती कि तुम कभी ये बोलो कि मेरी माँ ने मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहती थी। उन्होंने कहानी अलग लिखी ताकि मैं रोज़ उन्हें शुक्रिया कह सकूं कि मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन दैट वे, वेरी हैप्पी। मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ, अगर मैं, क्योंकि मैं हमेशा जब कोई सवाल तैयार करता हूँ या पढ़ता हूँ तो मैं उस इंसान की जगह जाकर भी थोड़ा महसूस करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं उनकी जगह जाकर उनको आपकी कहानियां सुनकर वहां पहुंचकर इमेजिन कर रहा था कि कम उम्र में पति को खोना और उसके बाद एक बेटी, उसको भी अपने से दूर भेजकर उसके सपनों को पूरा करने जाने देना, बहुत हिम्मत चाहिए होगी। ऑफ कोर्स, बहुत हिम्मत। कहीं ना कहीं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, और अपनी बेटी को ऐसे भेजना जहाँ अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है, जहाँ मेरे नाना कहा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत ना एक पत्ते के नीचे होती, कब पत्ता उड़ के वो किस्मत तुम्हारी बन जाए तुम्हें नहीं पता। तो वैसा अनप्रेडिक्टेबल फील्ड हो जहाँ पता ही नहीं कि मेरे कल में क्या है, उस फील्ड को इतना सारा वक्त देना एक सिक्योर पेरेंट ही कर सकता है, वरना इतने प्रेशर्स आते हैं। अरे बेटी कौन सी फिल्म कर रही है, बता तो दो, कहाँ भेज दिया, अखबार में भी नहीं पढ़ते इसका कुछ हम, अरे शादी करवा दो, अरे ये कर दो, अरे और पढ़ा लो इसको। सो मेनी थिंग्स दैट वुड हैपन, इट्स नॉट एन ईजी स्पेस टू बी। जी बोलिए ना। आपने सब कुछ उनसे मांगा या कभी उसलिए आपने पॉज लिया कि क्योंकि आपके फादर नहीं, पिता का होना एक, लोग कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि पिता जो होता है वो छत होता है घर की। जी, पिता छत होता है, माँ करुणा होती है जिससे हम स्नेह लेते हैं और पिता हमें सिक्योरिटी देता है। तो अपनी माता जी का जब वो दौर रहा संघर्षों का, उनका भी आई एम श्योर एक अलग तरह का संघर्ष रहा होगा उनका। कभी आपने एज अ चाइल्ड कुछ रोका या कुछ मांगने से रोका, या आप बेबाक थे कि सब कुछ मांग लिया आपने? मेरी माँ ने कहा था कि तुम दोनों को ऐसे बड़ा करूँगी जैसे तुम्हारे डैडी और मैं मिलकर करते, और वैसे ही किया। मैंने कभी खुद को, आई थिंक हम बहुत डिमांडिंग बच्चे थे नहीं, लेकिन हमें जो भी चाहिए होता था, वी वेंट टू द बेस्ट स्कूल्स, वेंट टू द बेस्ट प्लेसेस, टचवुड, उस तरह से कभी कोई कमी नहीं थी। अगर आज आपको अकेलापन नहीं या सेल्फ लव में आप खुश हो, क्या मैं मानूं कि आपकी माँ की जो परवरिश थी या जो आपने उनसे संस्कार सीखे या जितनी हिम्मत उन्होंने दिखाई, वो भी एक वजह हो सकती है? बट सिंगल रहने में हिम्मत दिखाने की बात कहाँ से आएगी? लोग कमजोर होते हैं, एक सहारा चाहिए होता है। जैसे, और आपको लगता है कि जो भी आपके पार्टनर्स हों आपको हर तरह से सहारा अब ये दे तो मॉडर्न डे लव स्टोरीज मैरिज का रिजल्ट है, बट आमतौर पर धारणा यही रही है नहीं, मैं ये बोल कि हम रही सबको एक कंपेनियनशिप चाहिए होती है। ऑफ कोर्स चाहिए होती है, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग दैट। डिजाइन की वो उन्हें प्यार चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर वो प्यार सिर्फ वहीं से आए ये जरूरी नहीं है। हाँ, बट कुछ चीजें तो वहीं से आती है ना, जैसे जो आप कह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो उसके लिए मुझे शादी की जरूरत नहीं। आपको लगा कभी कि जल्दी आपको बड़ा होना पड़ा? जी, लगा। होना पड़ा नहीं, या हो गए, जल्दी बड़े हो गए? हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी माँ को मेरी एक दोस्त की ज़रूरत है, एंड जस्ट वांटेड टू होल्ड हर हैंड, एंड आई थिंक यस आई ग्रो अप इन। कब लगा आपको आप बड़े हुए? व्हेन आई लॉस्ट माय डैड। कितने साल के थे आप? 7। समझ आ गई थी? आ जाती है, कोई उम्र नहीं होती कुछ भी समझने की। उम्र के साथ समझदारी आती है? ज़रूरी नहीं है।
बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत बड़ी उम्र के, यहाँ से कुछ नहीं। ऐसे लोगों को जानती हैं आप? बहुत, बिल्कुल जानती हूँ। अभी दिमाग में कोई आ रहा है, नाम नहीं पूछूंगा। बहुत आ रहे हैं। होता है ऐसे, वी कैनॉट से आप एक्सपीरियंस्ड हैं या कुछ हैं तो आपको समझ आ गई, ज़रूरी नहीं। और बहुत छोटे लोग आपकी सेंसिटिविटी पे, अगेन इट्स ऑन हाउ यू एब्जॉर्ब लाइफ, हाउ यू एब्जॉर्ब पीपल अराउंड यू। आपकी मॉम के सेगमेंट में ये मेरा फेवरेट सवाल था जी। कि जब आज आप खुद को आईने में देखते हो या लोगों से मिलते हो या कई बार अपनी आवाज़ सुनते हो या खुद को कहीं वीडियो में देखा, कहीं ऐसा होता है कि चेहरे के हाव भाव में आपको अपनी माँ दिखती हैं, या कुछ बोलकर कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल माँ ने कहा था, मैं तो। ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसा मेरे आसपास के लोग सब बोलते हैं कि जो अब बड़ी हैरानी की बात है कि जो चीज़ें आप नुक्ताचीनी करते थे अपनी माँ के साथ कि अरे यार ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो, वो एग्जैक्ट चीज़ें, और सिर्फ मेरा केस नहीं है, बहुत लोग करते हैं ऐसा, वो आप करते हैं। आप कब करते हैं, आपने कब वो चीज़ इम्बाइब कर ली, आपको मालूम नहीं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती है। वही जो हम बात विजुअल मीडियम की कर रहे हैं, ये ज़िंदगी का विजुअल मीडियम है, जहाँ आप अपनी माँ को यूँ देखते हैं और आप कहते हैं ये मत किया करो। अब जो ब्लैक टी मेरी माँ पीती थी बिना छाने हुए, आज मैं पीती हूँ। उस टाइम में उस पे मैं कहती क्या पी रहे हो, ऐसे थोड़ी पीते होते हैं यार, क्या वो छान तो लो कम से कम। आई हैव इट, मैं लेती हूँ। सो यू डोंट नो, नोबडी टोल्ड मी टू हैव इट, बट लेती हूँ। नाइस। आपको सलमान खान पे क्रश था? था जी। फरहान अख्तर पे क्रश था? दोनों भाई के, हाँ। तो कभी आपने पूछा कि भाई जिस पे मेरा क्रश है उसको मेरा भाई बनाना जरूरी है? हाँ। और इन्हीं को क्यों, मतलब क्यों मेरे जज्बातों से खिलवाड़ कर रहे हो? अब उनको थोड़ी पता और था। बना लो। देखिए, जब सलमान के साथ काम किया था तब बिल्कुल नहीं थी, और तब बोलने की स्थिति में नहीं थी। सलमान के साथ काम कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ही वाज सो गुड टू मी, रियली रियली नाइस टू मी। एंड फरहान के साथ जब किया, और मैंने राकेश जी को कहा कि आप मुझे बहन का रोल क्यों देते हो? और मुझे डांट पड़ी कि सुनो, तुम एक्टर हो, तो मैं बोल देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे तो कहा नहीं ठीक है एक्टर हूँ, बट चॉइस भी कुछ होती है, पसंद भी कुछ होता है, मतलब ठीक है। बट उन्हें ये भी मालूम है कि ये बहुत ही भुक्खड़ एक्टर है, और जब रोल इतना उम्दा होगा तो एंड ही अंडरस्टूड मी वेरी वेल। पहला दिन जो शूट का था जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं थी और वहाँ पर फरहान काम कर रहे थे, तो मुझे राकेश जी ने कहा एक दिन सेट पर आओ आप। तो मैं कहा अच्छा मैं आती हूँ। एंड गई तो एक यंग लड़का टर्बन पहन के बैक थी उनकी मेरी तरफ, और राकेश जी ने कहा आओ मैं तुमसे किसी को मिलाता हूँ, और ऐसे टैप किया एंड ही टर्न्ड। आई डिडंट सी फरहान, आई सॉ मिल्खा। और उस वक्त मैं इतना हिल गई कि मैं क्या इशू लेके बैठी, कहीं फिल्म देख के मुझे क्रश हुआ या कुछ हुआ। कौन सी फिल्म में क्रश हुआ था? रॉक ऑन? आई थिंक रॉक ऑन थी कि which was his I think Rock On डेब्यू फिल्म। Yeah, Rock On। उस टाइम आई रिमेम्बर रेडियो सिटी पे आता था एक का चार एक्टर सिंगर कंपोजर। तो दैट टाइम इसी उम्दा डायरेक्टर्स की बात यह है कि वो डायरेक्ट आपको वो बात नहीं कहेंगे, लेकिन उनका तरीका कहने का ऐसा है कि वो बात आपको ऐसे झटका देती है। तो मुझे लगा इस लड़के ने अपनी सिटी ब्रेड जो भी चीज़ है, मेहनत करके कितना दौड़ें लगाई, सब कुछ किया, एंड ही इज़ लुकिंग हु इज़ लुकिंग। वो मिल्खा जी लग रहे हैं, वो मतलब मुझे फरहान दिखे ही नहीं। और मैं कहाँ एक छोटे से टॉपिक को लेके बैठ गई। फिर जब हमने शूटिंग शुरू किया वो जिसरी कौर, मुझे कहीं नहीं लगा ये वाला फीलिंग, कहीं भी नहीं। एंड इन फैक्ट वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सलमान ना कौन सा वर्जन पसंद था? वो स्टार्टिंग प्रेम भैया वाला? प्रेम भैया वाला लड़कों के लिए तो प्रेम भैया थे ना शुरू में, वो हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार फॉर किया। मी इट वाज मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। ओह लवली, रियली नाइस। कुछ कुछ होता है बिल्कुल। कभी सलमान को बताया? नहीं। नहीं, बट आई थिंक I mean, it was fun shooting with him. It was nice. बहुत प्रोटेक्टिव थे वो, और I even used to totally adore शाहरुख। ये दो लोग मुझे बहुत, ये सब तभी तो सीढ़ियों पे लोग गिर के जी सीढ़ियों पे टकरा जाते हैं। नहीं, वो मैंने जान के नहीं किया था, वो हो गया था ऐसा।
ऐसे, पर मोमेंट वो बहुत फिल्मी था। कुछ कुछ होता है शाहरुख, तुम नहीं समझोगे। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। हम लोग कॉलेज में थे, आई थिंक 11th थी या जो भी थी, तो वो एक शो किया करते थे। तस्वीरें थी आपके हाथ में जो गिरी थी, क्या था? मेरी अपनी खुद के पोर्टफोलियो था जो और लेकर मैं देखकर टकरा के गिरी थी या फिर? नहीं, मैं तो अपने इसमें आ रही थी कि मुझे फिल्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो तेजी से आ रहे थे, अब भिड़ गए तो थाड़ से गिर गई, इतना सा स्टेयरकेस था। और फिर उन्होंने उठा उठा के देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, हाय दिव्या, तुम्हें तो मतलब यूं ही रह गई कि एक तो शाहरुख, ऊपर से इनको मेरा नाम भी पता है। आई सेड, हाउ डू यू नो माय नेम? एंड ही सेड, योर नेम वाज ऑन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द गर्ल्स। बैकग्राउंड स्कोर क्या चल रहा था? वो टिंग 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 टिंग। या दैट्स ट्रू। क्यों लड़कियों को शाहरुख खान इतने पसंद है? क्योंकि वो बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं महिलाओं को, स्पेशली अपने को एक्टर्स को। वही तरीके की बात, सलीके की बात, दैट्स हिम। मुझे वीर ज़ारा का मैंने आपको किस्सा बताया? नहीं बताया भाई। तो हम शूट कर रहे थे, पहली बार में शाहरुख से मेरी शूटिंग के दौरान, और बड़े प्यार से आई कि तुम्हारा एक लहजा है इस फिल्म में। मैं कहा यस। तो ही सेड, क्या मैं एक लाइन ले सकता हूँ उसमें से? अब उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं थी, खुद बोल देते कि आई एम टेकिंग दिस लाइन। तो बड़े प्यार से कहा, क्या मैं एक ले सकता हूँ? प्लीज़ टेक इट। हाँ, सो उन्होंने उस लाइन को लेकर एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया हमारा, कि वो कहते हैं अच्छा मैं जुला, तो मैं कहा अच्छा जी। तो वो एक भाषा का जो बॉन्ड उन्होंने इतनी, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, वेरी इंटेलिजेंट। एंड देन मैं कवर हो रही थी किसी और एक्टर से, तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलना ही नहीं आ रहा था कि मैं कवर हो रही हूँ, तो सल्क कर रही थी, तो ही जस्ट सेड, दिव्या कवर हो रही है, इफ़ यू कैन जस्ट मूव असाइड। सो आई लुक्ड एट हिम विद सो मच ग्रैटिट्यूड, एंड ही सेड, सुनो, मैं हर जगह नहीं होने वाला हूँ, अपना ध्यान खुद रखा करो। एंड दैट वाज अ लेसन फॉर मी। वो हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं किसी अवार्ड से, मैं अपनी माँ के साथ, विद्या किसी के साथ, दिया थी वो भी, सो वी ऑल हैड कंपनी, कोई ना कोई था हमारे साथ। शाहरुख एयरपोर्ट से तब तक नहीं गया जब तक तीनों चारों एक्ट्रेसेस की गाड़ियाँ नहीं आ गई, वो अपनी गाड़ियों में बैठ के चली नहीं गई। हाउ अमेजिंग इज दैट? आप भूलेंगे ये? मैंने शाहरुख खान की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे एक्टर सुनी, और हर बार जो इंसान आता है वो शाहरुख को एक नए तरीके से डिफाइन करता है। इंसान के तौर पर, कलाकार के तौर पर तो हम सब जानते हैं उन्हें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो वही लोग कहते हैं कि वो इंसान ज्यादा खूबसूरत है। मैं कहती हूँ दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। आजकल पता नहीं क्यों मैं जिस भी फ्लाइट पर जाती हूँ मैं उनकी फिल्में देख रही हूँ। अभी दिलवाले देखी, फिर लव यू जिंदगी देखी, फिर मैं हूं ना देखी, यही चल रहा है मेरा। मेरी शाहरुख की फेवरेट फिल्म कभी हाँ कभी ना है। आई लव्ड मैं हूं ना सो मच, आई कांट टेल यू। आपने कभी हाँ कभी ना देखी है? ऑफ कोर्स देखिए, बट फिर से देखने का मन है। आना मेरे प्यार को तुम झूठा समझो जान, यस, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। कितने सुंदर गाने थे। ऐ काश के अब होश में हम आने ना पाए, तुम जो अगर हो हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। आई थिंक वो शाहरुख की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से। या हाँ, ओके। वो एक परफेक्ट लव स्टोरी नहीं है, एक उस लड़के की लव स्टोरी जो गलतियां करता है लेकिन बड़ा इनोसेंट प्यारा सा बच्चा है। इट्स अ क्लास मूवी। I'll watch it again. प्लीज डू वॉच इट। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी देखिए, मजा आ जाएगा। जरूर, पक्का। सलमान क्यों पसंद थे? खूबसूरत थे? Of course. अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, सलमान लड़कों को भी पसंद है। मतलब सलमान, मुझे जैसे होता है ना शाहरुख सलमान में आप एक तरफ होते हो, हमारे स्कूल में होता था अक्सर। सो मैं हमेशा सलमान वाला था शुरू में। अच्छा। मेरा चाइल्डहुड पूरा सलमान की तरफ था कि डाई हार्ड सलमान फैन। मैंने सलमान भाई के लिए एक बच्चे को थप्पड़ ही मारा था क्लास में। हाँ, उसने मतलब काफी बैश कर दिया कि देखो उसके बाल भी नहीं है, अवार्ड नहीं मिले, शादी नहीं, तो वो गुस्सा शाहरुख का फैन था वो। तो हम आपस में फैन क्लब लड़ते थे जी। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सलमान भाई से इतना प्यार करता था। मैं मॉनिटर था क्लास का, 7th में शायद होऊंगा मैं, और मैंने खींच के रैप्टा दिया। मैंने कहा चुप, सलमान भाई के बारे में कोई बात नहीं। सो मैं वो हम साथ साथ है फिल्म जो आई थी, हम आपके हैं कौन, माधुरी जी के साथ। सो वो जब प्यार किसी से होता है, तो अर्ली सलमान खान, लेट 90s वाले, अर्ली 90s वाले, आई वॉज मैड अबाउट सलमान। आपको क्यों पसंद थे? I think he's one very extremely good looking man, and two, बतौर ऑडियंस अगर आप पूछें, उनकी आंखों में एक बहुत नॉटीनेस थी जो है राधा, जो बड़ी प्यारी है, वेरी एंडियरिंग। एक भोलापन है और एक शरारत है जो बड़ा लीथल कॉम्बो है, which is really nice. I like that.
नाइस। वीर ज़ारा में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मदन मोहन जी का म्यूजिक अरसे बाद रिक्रिएट होना, लता जी की आखिरी मूवी, पता नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ हूँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, उदित आई नारायण। लव दैट सॉन्ग। ये और तेरे लिए, आई थिंक ये दोनों तेरे मेरे लिए, फेवरेट yes. सॉन्ग्स हैं। कसूर में फेवरेट गाना कौन सा है आपका? गाने याद करवाएं। कसूर में गाना था, कैसे बोल, कितनी बेचैन होके मैं तुमसे मिली, नहीं, ये नहीं था। आई थिंक कुमार सानू के गाने अच्छे लगे होंगे आपको। जो आपने पहले दो बोले थे ना, आई लाइक्ड वन ऑफ देम वेरी मच, पर गाने उस फिल्म के अच्छे थे। मोहब्बत हो ना जाए गाना बहुत अच्छा है, यस दैट्स कुमार सानू। यस, वेरी नाइस। आप गाने सुनते हो, शौकीन हो? कौन नहीं सुनता है गाने? मतलब एक होता है कि नॉर्मल सुन लेते हैं, एक होता है कि म्यूजिक एडिक्टेड होते हैं लोग। जैसे मेरे लिए म्यूजिक हीलिंग है। सबके लिए हीलिंग है। म्यूजिक हीलिंग कैसे नहीं होगा? तरीके अलग हो सकते हैं। तो दिव्या दत्ता की प्लेलिस्ट के अगर 5 गाने बताने हो? सारे पंचम दा के हैं मोस्टली। आई लव दैट म्यूजिक। आई ऑल्सो लव, चूँकि आई थिंक मैं उस म्यूज़िक पे बड़ी हुई, मेरे मम्मी डैडी वही सुना करते थे, तो मुझे ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के गाने, गीता दत्त के गाने बहुत अच्छे लगते अभी प्लेलिस्ट में कौन सा आखिरी गाने 5 जो आपने सुने, अगर ऐसे याद कर सको तो? हैं। एलो मैं हारी पिया, फिर मेरी जान मुझे, मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान, दरमान गीता दत्त अगेन, और एक कहीं ना जा आज दिल के सिवा, रिमझिम गिरे सावन, एंड देन विच वन, कतरा कतरा मिलती। और पिछले 10-20 सालों में कोई गाने जो आपके जहन में अच्छे लगे आपको? इन्हीं को ही काउंट कर लें, मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मेरा मजाक उड़ता है घर पे कि इसकी लिस्ट में ये 10 सॉन्ग हैं, यही बजाती रहती हैं। सो बट आई लाइक दिस सॉन्ग्स। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो लाइफ में? करती हूँ, लेकिन मेरी एक कंफर्ट जोन है गानों को लेकर, कि मुझे सुनने हैं, फिर ये मैं आई गो टू माय म्यूजिक। नाइस। जब वीर ज़ारा में आपको शब्बू का रोल दिया गया था, सो ये कहा गया था कि तुम इस रोल के लिए ताउम्र याद रखी जाओगी, जो कमाल का रोल भी था, बहुत जबरदस्त रोल था। बट कभी ये लगा कि ये रोल जो था ये इतना पावरफुल था, लेकिन लीड के साथ में था, सो देखने का नजरिया वैसा हो गया? हो सकता था, अगर मैं वैसी ही फिल्में करती रहती। मैंने सुना इसका बहुत सारी फिल्में आपको इसी तरह के रोल के लिए आई थी। इसी तरह का नहीं, पंजाबी चुलबुला वैसे वाला, जो भी चुलबुला रोल आया वो मुझे मिल जाता था कि इसको ले लो, तो वो मैंने नहीं की। तो फिर अगर वो करती रहती तो शायद वैसा रोल वो बन जाता, लेकिन मुझे ये जो शैकल्स हैं, ये जो इमेज दे देते हैं सब, ये तोड़ने में बहुत मजा आता बट है। जैसे लोग कहते हैं आप मनीषा कोइराला जैसे लगती थी, जैसे कई लोगों ने कहा। देखिए, मेरी तो शक्ल ही बदलते रहते हैं लोग। कभी तब मनीषा कोइराला जैसी लगती थी, फिर विद्या बालन और मैं एक जैसे दिखते थे, फिर अब कहते हैं कि शबाना जी जैसी दिखती हैं आप। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ हूँ उसमें। आपको इन तीनों में ज्यादा कौन सा कॉम्प्लीमेंट, जिसे लोग अफवाहें उड़ाते हैं, तो कौन सी अफवाह ज्यादा मजा आता है सुनने में इन तीनों में? नहीं, मैं बहुत अम्यूज होती हूँ मनीषा, विद्या, शबाना जी में। देखिए, मैं तीनों को बहुत पसंद करती तीनों हूँ। बहुत लाजवाब लोग भी हैं। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए सबसे। इट्स ओके। इरफान खान साहब, जी, इरफान खान साहब, आपका एक सीन था, किस सीन, शायद वो नर्वस हो गए थे, सच है? मेरे से नहीं हुए तो सीन से नर्वस सीन से नर्वस हो गए थे। नर्वस मतलब वो बड़ा क्यूट सा किस्सा है कि मैं घबरा रही थी कि अरे अब हमारा इंटीमेट सीन है, और मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा फिर ऐसे एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन ऑल्सो। तो मैंने कहा थोड़ा मुझे रीअश्योरेंस मिलेगी, तो मैं वो किस करने से घबरा रहे थे? दिव्या दत्ता को किस करने से घबरा रहे थे इरफान खान साहब? अब ये यू मेंशन्ड, बिकॉज़ ये किस्सा आप ही ने बताया है, इसलिए पूछ सकता हूँ मैं। नहीं, मुझे अब मैं ये कैसे इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन नहीं, एक होता है ना जैसे थोड़ा सा हम कई बार आई शख्सियत थिंक वो शर्मीले थे। शख्सियत से थोड़ा घबराते, एक होता है हम शर्मीले हैं, ये सही कॉन्टेक्स्ट होगा। he was shy. मैं व्यक्ति शर्मीला हूँ, एक होता है कि मैं अपने कोस्टार से थोड़ा खुला नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा। नहीं, वो आई थिंक मेरे अच्छे दोस्त थे और शर्मीले थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा रीअश्योरेंस उनसे लेकर आती हूँ। तो मैं अपने सबको पूछ रही हूँ कि इरफान कहाँ है, तो बोले वो बाहर है छत पे। उनके साथ डायरेक्टर बैठी है और उन्हें बता रही है कि तो मैं कह लो, फिर मैंने जाके उनको कहा चलो 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 हो जाएगा, कर लेंगे। सो या आई वाज वेरी शाई, वेरी स्वीट। नाइस। अक्सर कहते हैं कि उनकी आंखें बहुत बोलती थी। आपको इरफान, अक्सर, हर वक्त, एवरीबडी से, लाइक मैंने कई एक्टर्स ने कहा, जैसे जदीप ने कहा था कि मकबूल में जब वो अपनी आंखें उठाते हैं ऐसे, तो उसे देखकर एक नशा सा आता है। बहुत सारे लोग पीकू में बात करते हैं। इरफान खान में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? आंखें, स्माइल।
एक शाय सी स्माइल थी, मुस्कुराहट उनकी, और आंखें, वो जब देखती थी ना आपको लगता था कि वो आपकी आंखों से निकल कर अंदर सोल में चली गई हैं, ढूंढ लिया आपका सोल, पढ़ लिया मन क्या आप सोच रहे हैं. They were that deep and lovely. बट लाइक एवरीबॉडी टॉक अबाउट इरफान खान साहब. सारे लोग इरफान खान की बात करते हैं कि ऐसा एक्टर नहीं आएगा. कई लोगों ने कहा कि जब इरफान साहब जिंदा थे तब लोगों ने 100 करोड़ 50 करोड़ आगे फिल्में नहीं बनाई उनके, उस तरह से बड़ी फिल्में कि 200 करोड़ लगा दे. अब वो नहीं है, तब हर कोई कहता है कि इरफान साहब जैसा कोई आदमी नहीं आया. तो क्या हम इस देश में मतलब हम उस देश में जहां पर एक्चुअली मैं जाने के बाद लोग ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि अनु कपूर ने मेरे पॉडकास्ट में कहा था कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा शायद मेरी कला की अहमियत ज्यादा हो जाएगी. बट ये हम सब, ये एक बड़ी सैड सी टेंडेंसी है सब लोगों की कि जब कोई होता है हम उसकी उतनी वक़्त नहीं करते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, वो होता है. मैं इस ऑफ कोर्स इरफान आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वी हैड, और अगर उनके साथ उतनी बड़ी फिल्में बनती तो कुछ और ही. मतलब उन्होंने हॉलीवुड में अच्छा काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में की. I think he was one of the finest people that we could have. But I'm saying even अगर हम अभी भी बात करें, हमारे कितने yesteryear actors हैं, कितने सारे जो अपने वक्त में कितने बड़े बड़े रहे हैं. हमें मिलना चाहिए ना उनसे. हमें I make it a point कि मैं जिनको जानती हूँ उनसे बात करूँ. क्यों नहीं करूँ? ये जेम्स हैं हमारे, और इनके साथ हमारी बचपन की यादें. तो वो कनेक्ट रखना, मैं आई थिंक मेरी ज़िंदगी में हर बात या मेरे शो में हर बात कनेक्ट की है. आप कनेक्ट रखें, आप कम्युनिकेट करें. बड़ी हैरानी होती है लोगों को, कई बार आप फ़ोन करो और वो कहेंगे अच्छा कैसे फ़ोन किया, भाई ऐसे ही कर दिया. तो वो एक्चुअली दुनिया हो ऐसी गई कि बिना काम के कोई फ़ोन ही नहीं करता. एग्जैक्टली. तो वो हम क्यों नहीं वापस कर सकते? वी हैव टू डू दैट. तो हम इतने बदल गए हैं कि कॉल करके हैप्पी बर्थडे मत बोलो, पोस्ट किया नहीं किया हमारे बारे में, स्टोरी लगाई कि नहीं लगाई, right. और हम बुरा मान जाते हैं. भले तुमने फोन करके मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया हो, बट अगर तुमने, आई फेस इट ऑल द टाइम कि तूने यार मेरा उसको लाइक नहीं किया पर मैंने कॉल किया ना तुझे, हैप्पी बर्थडे किया, बट नो, वो हो गया है, वो ज़िंदगी हो गई. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं इस चीज़ को खुद को बदलने नहीं दे रही. वो मेरा चेंज है सोसाइटी के लिए. आप उस दौर से जो लड्डू लेकर जाते थे प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट. जी, मैं उस दौर से हूँ और मैं अब भी लेकर जाती हूँ. और एंड आई लाइक इट, नॉट बिकॉज आई एम वांटिंग टू प्लीज समबडी, बट बिकॉज उस वक्त था. अब मैं रीजंस अलग हैं कि आई लाइक टू लुक आफ्टर पीपल, आई लाइक टू मेक पीपल फील गुड. कभी कोई काम छूटा इस वजह से कि किसी के फॉलोअर्स आ रहे थे, उसको कास्ट कर लिया? नहीं. ये बहुत बीच में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने कहा है कि अब फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं, कि आप सोशल मीडिया कितना एक्टिव हैं, आप पे कितने नंबर्स हैं. बट मैं उस इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में तो नहीं हूँ कि मुझे लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ. उसमें वो वाला चयन मेरे लिए वो नहीं है. सो अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो नंबर्स मायने नहीं रखते. ऐसी बात नहीं है. मैं कह रही हूँ कि आई थिंक दिस हैपन्स मोर विद द यंगर जनरेशन, जहाँ आप देखते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने वो हैं. नॉट फॉर पीपल हु ऑलरेडी, आई मीन आई एम क्वाइट एस्टैब्लिश्ड दैट वे. आई थिंक आपने एक बार इंडियन टीम को भी इंतजार करवाया था किसी एड में. जी करवाया था. आप पता नहीं कहाँ से कहानी ला रहे हैं. हरभजन सिंह ने फिर बाद में कहा कि इतनी देर तो हमें पिच पर बैटिंग करने के लिए नहीं लगती जितना दिव्या जी ने हमें इंतजार करवाया. ऐसा कुछ नहीं था. नहीं, इंतज़ार बिल्कुल नहीं करवाया था. वो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था. तो मैंने कहा इनके साथ मैं ऐड कैसे करूँ, तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो वैन का एक हिस्सा मेरा था, एक पूरी टीम बैठी थी. तो राकेश मेहरा ये शूट कर रहे थे इसको, और तो मैंने उनको जाकर, आप सी अगेन कम्युनिकेशन, आई सेड एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद देम, बट ये लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं. उन्होंने सुना, उन्होंने कुछ नहीं कहा. पता नहीं वो जाके क्या बोले, बीच का जो दरवाज़ा होता है ठा 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 ऐसे बैंग हुआ. ऐसे ये क्या हुआ, कौन आ गया? तो मैंने सडनली खोला, सारी की सारी टीम आकर बैठ गई. पजी आए और मुझे बोले, ओ आप तो वो हो जिसने शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की है मान साहब के साथ. में कहा हाँ जी, पहला क्यों नहीं दसिया? एंड सडनली दे वर ऑल माई पाल्स, सब दोस्त, सब वो. मैंने कहा ये क्या हुआ सडन चेंज? एंड आई सो राकेश जी वॉज लाफिंग, क्योंकि उन्होंने जाके कहा ये वो लड़की एंड शी इज़ फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट. सब आ गए प्रोटेक्टिवली. तो वही एक रीच आउट करने की बात होती है, अपनी बात कहने की बात होती है. एंड आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फन शूट्स. नाइस. गुलजार साहब या जावेद साहब, किस स्कूल ऑफ राइटिंग पे आप ज्यादा करीब अपने पाते हो? नो, आई कांट कंपेयर.
दैट वुड बी तो दोनों की blasphemous to say which school. I think both. Oh my God. कह भी कैसे सकती हूँ तो ना. दोनों का एक एक लाइन सुना दो कुछ जो आपके दिल के करीब हो उनका लिखा हुआ. ऐसे नहीं याद रहने वाला मुझे. जैसे उनका मुझे तो मुझे गुलजार साहब की बड़ी अच्छी लगती है. आप ही पढ़ दें. किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से कि बड़ी हसरत से वो तकती हैं कि महीनों बिन किताबों से मुलाकातें नहीं होती. कैसी दुनिया बनाते हैं. वो शामें जो इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर. बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें. और इसकी एक बड़ा लास्ट का अंतरा है कि मगर वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों को गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बना करते थे, वो जो किताबों में सूखे हुए फूल मिला करते थे, उनका क्या होगा. और यही वजह है कि बड़ी बेचैन रहती है किताबें. सो गुड. जब एक बार मैं गुलजार साहब से मिली और उन्होंने अपनी 4 किताबें मुझे दी और कहा ये जब वक्त मिले पढ़ लेना. उनकी दुनिया में जब आप घुसते हैं तो वो एक मुख्तलिफ अलग दुनिया है. मतलब सुबह से शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वो किताबें कब पढ़ ली, कब ख़त्म हो गई. एंड इट वाज ब्यूटीफुल. एंड जावेद साहब ऑफ कोर्स, ओ माय गॉड, आई थिंक ये लोग जो है ना, ये ऐसे हैं, इन्हें ऐसे रखते हैं हम लोग, सर मतलब सल्यूट करते हैं. एंड आई एम सो लकी कि ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है. अब हम एंड में आ गए हैं. अपना लिखा कुछ आपका फेवरेट कुछ तो सुनाओ अच्छा साहब, जो मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा. मुझे ना अपना लिखा याद नहीं रहता है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ. मैं एनवायरनमेंट पे बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ और मुझे लगता है कि हमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. तो उस पर मैंने एक कुछ लिखा था, मैं आपको सुना देती हूँ. ढूंढो ढूंढो. ओके. अच्छा, आपने इतने खूबसूरती से कहा, मुझे लगा ढूंढो ढूंढो से शायद शुरुआत है. पेज ढूंढो, कहाँ पे इसे रखा है वो ढूंढो. चिड़िया बोली चल तुझे खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरों दे के किस्से कहानियां सुनाऊं. एक छोटा सा घर है मेरा एक बड़े से पेड़ पर, जहाँ मोर नाचते हैं शाम को, जहाँ चिड़ियाँ चहचहाती हैं दिन भर. एक रौनक का मेला रहता है, कुछ तितलियाँ भी भिनभिनाती हैं फुरफुर, कुछ जुगनू रोशनी दे जाते हैं हमारे घोंसलों के आसपास. वहाँ सुकून प्यार का करती हूँ एहसास. हम साथ मिल रात को तारे गिनते हैं, खुले आसमान में उन सितारों की माला बुनते हैं. हवाएं सुंदर सी टहनियों को हिलाती हैं, हम सबको अपने आगोश में झूले झुलाती हैं. आचल जल्दी तुझे अपना खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरौंदे के किस्से कहानियां सुनाऊं. मैं चल पड़ी उस चिड़िया के पीछे, वो ऊपर पंख फैलाए और मैं नीचे. एक फक्र था उस छोटी सी चिड़िया में, अपने पेड़, अपने घर, अपने रहबरों का, जो बड़े प्यार से मुझे दिखाना चाहती थी, अपनी सुंदर सी दुनिया से रूबरू करवाना चाहती थी. सूरज ढल सा रहा था, वो चहचहा सी रही थी, मानो अपना चहेता गीत गा रही थी. हम पहुंचे तो चिड़िया जैसे थम सी गई. पेड़ कट चुका था, घोंसले गिर चुके थे, न मोर थे, न जुगनू, न तितलियां, सब अपनी जान बचाकर उड़ चुके थे. वो ठंडी हवाएं जो झूला झुलाती थी उनको, बस वो थी, पर न डाली थी, न पत्ते, न झूलने वाले पशु पक्षी. बस थी तो मिट्टी, बहुत सारी सफ़ेद मिट्टी. शायद कुछ लोग वहाँ घरौंदे तोड़कर घर बनाने वाले थे. चिड़िया की चोंच से चावल के दाने गिर गए, उस सफ़ेद मिट्टी में कहीं बिखर गए. चिड़िया बोली चल दोस्त, मैं चली अपने अपनों को ढूंढने, कहाँ छुपे होंगे डर के मारे, कहाँ रात बिताएंगे वो सारे. ये फिर एक और पेड़ है जो कटा, ये एक और घरौंदा घटा, पर हम फिर मिलकर एक नया घर बनाएंगे, हम फिर नई दास्तां सुनाएंगे. तू रुकना तब तक जब तक ना ढूंढूं अपने हिस्से का खुला आसमान, जहाँ की कहानियां किस्से हम फिर से सुनाएंगे. ब्यूटीफुल. मुझे लगता है कि नेचर अपना प्रॉमिस नहीं भूलता, चाहे वो मौसम हो. पतझड़ आता है तो उसके बाद बसंत हमारा वो आता है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं.
जहाँ पर भी अच्छी नर्चर नेचर पेड़ हों, वहाँ पे चिड़िया अपना जहाँ से भी आते हैं वो आते हैं. It's we who are not keeping our promise, and I think it's high time we do. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. बागबान में आप थे और बागबान हर घर में देखी गई है और बच्चों को बचपन में बहुत डांट पड़ी है. आपने अमिताभ बच्चन साहब को बहुत डांटा था. अब एक सवाल जो आज की जनरेशन पूछती है वो ये पूछती है कि पहले बागबान में जो चीजें हमें गलत लग रही थी आजकल कई लोगों को सही लगती हैं. जैसे अमिताभ बच्चन साहब का एक सीन है जहां पर वो बाहर टाइप करते हैं और लोगों ने पूछा कि भाई ये सही तो था, दिन भर काम किया, रात को सोने का अधिकार था. वो उस टाइम गलत क्यों लग रहा था, अब सही क्यों लग रहा है सोसाइटी को? दो चीज़ें, एक तो नज़रिया बदल सकता है, दूसरी बात सोशल मीडिया का ज़माना है, मीम्स का ज़माना है, तो किसी ने मजाक किया और वो बात आगे बढ़ गई. लेकिन बेसिक जो हमारा है, जैसे आपने शुरुआत की कल्चर की, वो वही रहेगा और वही है कि जहाँ आपके माँ बाप हैं तो आप उनकी इज्जत करेंगे, एंड दैट वोंट चेंज. बट क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों पर है या बड़ों पर भी होती है? सब पर होती है, म्यूचुअल होती है, कुछ भी वन साइडेड नहीं होता, हो नहीं सकता. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो है वो बच्चों को सिखाया गया है कि बड़ों के साथ आप यूं पेश आएंगे, लेकिन कई बार शायद मतलब अब ये लगता है कि थोड़ा सा वो दो तरफा रिश्ता होता है, होना भी बड़ों चाहिए, को भी बड़प्पन का एहसास Of रखना course चाहिए. होना चाहिए और यही चाहिए. आई थिंक देयर हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक, इट कैन नॉट बी वन साइडेड. लास्ट क्वेश्चन मैम. हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हीरोइंस परफेक्ट दिखना चाहती हैं हर तरीके से, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो, फिल्टर्स हो, सबके जरिए. हमने दिव्या दत्ता को तेल लगे बालों में भी देखा है. आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन बिना मेकअप के तेल वाली रील कभी लगा नहीं यार? आपने क्यों देखी मेरी तेल वाली रील? अच्छी लग रही थी मुझे. बस वही रीजन है. आई थिंक मैं रोल्स के पीछे छुप जाती हूँ, कभी मेकअप के पीछे छुप जाती हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो घर पे पजामा पहन के, टी शर्ट पहन के, तेल लगा के बैठना भी पसंद करती हूँ. आई एम नॉर्मल एंड आई वुड लाइक टू पोर्ट्रे दैट ऑल्सो, एंड इट्स नाइस टू बी योर सेल्फ. दैट शोज हाउ सिक्योर आई एम. आई लाइक टू बी माई सेल्फ. सफल मानते हो अपने आप को? सफलता वो होती है जब आपके पास अपनी चॉइसेस करने का ज़िंदगी में फ्रीडम हो, एंड आई थिंक आई हैव दैट. सो यस, एंड अनअपॉलोजेटिकली. आप नंबर 1 की रेस में नहीं पड़ते कि जैसे लोगों को होता है कि जैसे एक शेर, लास्ट इसको समझ देता हूँ. एक बड़ा अच्छा शेर था फना मूवी में कि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज ज़मीन चाहिए 2 गज कफन के बाद. जी. दिव्या दत्ता की कुछ ख्वाहिशें हैं जो अधूरी हैं? ऑफ कोर्स कितने सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना है मुझे, और बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो अदा करने हैं. अभी तो वो कहते हैं ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सो शुरुआत है, आगाज़ है अभी तो, एंड अभी तो पिक्चर बाकी है. कुछ डर आता है? डर ऐसे तो कुछ खास नहीं है होते, लेकिन नॉर्मल. जिंदगी का, सक्सेस का, अपनों का कुछ भी डर नहीं है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि डर नहीं है, होते हैं. अपनी इनसिक्योरिटीज़ आती हैं फिर चली जाती हैं, और वो आनी भी चाहिए थोड़ी. आप बहुत एक ऐसे नहीं बैठ सकते कि वेरी श्योर सक्सेस है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड है. जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए आप कभी बहुत प्यार फील करेंगे, कभी थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर दोस्ती हो जाएगी. दैट्स लाइफ एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. इट थोड़ा मिर्च मसाला ज़िंदगी में चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा मिठास. कोई रिग्रेट? रिग्रेट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है. I own up and I'm very proud of all my mistakes. I am. अफसोस नहीं करना चाहिए अपनी पुरानी चीजों पे? क्यों करना, उनसे सीखा मैंने. That's what carved me for who I am. अगर वो गलतियाँ नहीं करती तो वो चॉइसेस नहीं करती, उनकी वजह से कुछ सीखती नहीं. सीखा मैंने अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है. तो गलतियों से सीखा. अगर गलतियाँ करती ही जाऊंगी तो फिर गलत बात है, लेकिन गलतियाँ करके अगर आप उनसे सीख के और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही रास्ता बनता है. और ये रास्ता जो बना है ये उन्हीं से बना है. एंड आई थिंक इट्स बीन अ मच लॉन्गर इनिंग दैन इफ आई हैड अ वेरी स्टीरियोटिपिकल करियर. थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. जीवन को लेके कुछ भी अगर 2 लाइन आप जाते थे मुझे सुना दो, कुछ भी, कोई भी 2 जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि शुरुआत हमने शायरी से की थी. मैं चाहता हूँ अंत आप ही करो. ए जज्बा ए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए. क्या बात है.
क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम एंड बेस्ट विशेस फॉर यू Thank फिल्म। you. और आई होप आप ऐसे ही बहुत सारा ढेर सारा काम करते रहो, ऐसे ही खूबसूरत बने रहो। तेल में भी दिखूंगी। आई वुड लव टू। शायद वही असली कहानी है, बाकी सब तो कोई नहीं। चेहरे पर भी फिल्टर नहीं है आपके और वहां भी नहीं है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। किरदार में तो कभी नहीं रहा। खुशी ये भी है कि आप उसमें भी नॉर्मलाइज फील करा रहे हो जो इनसिक्योरिटी है, बिकॉज मुझे लगता है वो भी बहुत जरूरी है course. आप जैसे लोगों को करना, क्योंकि इतनी परफेक्शन की दुनिया हो गई है अब कि जब आप देखते हो तो आप इनसिक्योर होना शुरू करते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सोशल मीडिया ने आई थिंक सबको अंदर से इनसिक्योर कर दिया है। जी, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा खाने के लिए, हमारी दुनिया कैसी वो दिखाने के लिए। सो आई थिंक उसमें आप जैसे लोग उम्मीद दे रहे हैं कि हम नॉर्मल हैं, यही नॉर्मल है। थैंक यू, सो ब्यूटिफुली सेड। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।